जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। शक्ति बैच के अंदर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक यानी ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। ये जो चैप्टर रहेगा यानी ये जो यूनिट रहेगा वो बेटा 3 लेक्चर्स में रहेगा, एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होने वाला। बहुत ही बड़ी इसकी जो है लेंथ है ना। तो रे ऑप्टिक्स भी रहेगा, वेव ऑप्टिक्स भी रहेगा, और 10th लेवल पर जितने भी हम लोगों ने रे डायग्राम्स देखे हैं, ठीक है, वो सारे रहेंगे। सबसे पहला लेक्चर जो रहेगा वो रिफ्लेक्शन पर, जो कि आज हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा वो रिफ्रैक्शन पर होगा, जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास स्लैब, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, है ना। और जो लास्ट लेक्चर यानी थर्ड लेक्चर होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि एनडीए के क्वेश्चन सबसे ज्यादा उसी में से बनते हैं। ये दोनों लेक्चर जो है वो भैया आप ये समझ लो कि ऑप्टिक्स को पढ़ाना पड़ता है, तो इनको तो पढ़ाना पड़ता ही है ना। रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को यानी रे ऑप्टिक्स को, और एक और जो रिफ्रैक्शन का पार्ट है उसको पढ़ाना पड़ता ही है भाई, है ना। तो जो लास्ट लेक्चर रहेगा नहीं, जो थर्ड लेक्चर रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर हम लोग प्रिज्म को पढ़ेंगे, स्कैटरिंग को पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे, डिफरेंट पिगमेंट से मिला करके कैसे कलर बनते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सारे कलर जो होते हैं वो सब पढ़ना है भाई, ठीक है ना। काफी क्वेश्चन बनते हैं उसके एनडीए में से, ठीक है। और हाँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि टेलीस्कोप है ना, और माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे उसी थर्ड लेक्चर के अंदर। तो आज तो रिफ्लेक्शन का पार्ट है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, आज के लेक्चर के नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फिजिक्स वाला ऐप से। आपने प्ले स्टोर पर जाना है, फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। आपको बैचेस सेक्शन के अंदर जाना है उसके बाद, और वहां पर शक्ति बैच को सर्च करना है, ठीक है ना। शक्ति बैच को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बटन दे रखा होगा बाय नाउ, उस पे क्लिक करेंगे, पैसा कोई नहीं लगेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट बैच आपको सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद आप आज की डेट के नीचे जाएंगे फिजिक्स सेक्शन के अंदर, वहां पर आपको आज के नोट्स जो है वो लिंक में अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि सबसे अवेटेड था और सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाला है ना। तो उसका पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स क्या है। रे ऑप्टिक्स वो ब्रांच है ऑप्टिक्स की, है ना, जो डील करती है रे नेचर ऑफ लाइट से। आप शायद इस बात को थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, है ना। 10th क्लास तो सभी ने पढ़ी है, थोड़ा बहुत ये जानते भी होंगे इस बात को कि जो लाइट है ना, वो डुअल नेचर होती है, दोगली है, दोगली, दो मुआ लाइट है ना। किसी को लाइट रे नेचर की लगी तो उसने रे ऑप्टिक्स बना दिया, किसी को लाइट वेव नेचर की लगी तो उसने वेव ऑप्टिक्स बना दिया, है कि नहीं। रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या है। रे ऑप्टिक्स का मतलब है कि भैया लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट किया जाता है, और वेव ऑप्टिक्स का मतलब है कि लाइट को सिर्फ एक एनर्जी के रूप से स्टडी किया जाता है कि भाई कोई पार्टिकल नहीं है, ये तो वेव है, ये तो वेव है, ये कोई पार्टिकल नहीं है। इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो दो तरीके से लाइट को ट्रीट करते हैं, एक पार्टिकल की फॉर्म में, दूसरा वेव की फॉर्म में, ठीक है ना। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रे ऑप्टिक्स की बातें, इसलिए वेव की बातें उसके साथ जुड़ी हुई है, थर्ड लेक्चर में वहीं पे करेंगे, है ना। आज जो हम कर रहे हैं वो रे की बात कर रहे हैं, यानी पार्टिकल मानेंगे हम लाइट को, है ना। और उस पार्टिकल का नाम है फोटोन। पार्टिकल का नाम है फोटॉन्स, PHOTONS, फोटॉन्स। तो लाइट जो है वो किससे मिलकर बनी है, फोटोन से मिलकर बनी है। ऐसा कहते हैं मासलेस पार्टिकल है, मास नहीं है इसका, ठीक है। चार्ज भी नहीं है इस पर, मास भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है, स्पीड है, लेकिन स्पीड है। और वो कितनी स्पीड है, c के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड है। इतनी स्पीड है इस फोटोन की। और बहुत सारे फोटोन एक लाइन में चलेंगे जब तो रे बन जाएंगे वो। जब बहुत सारे फोटोन एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक चलेंगे तो क्या कहलाएगी, वो रे कहलाएगी, ठीक है ना भाई। तो इसी से क्या जन्म हुआ, रे ऑप्टिक्स की ब्रांच का जन्म हुआ, ठीक है ना। बहुत सारे फोटोन है, बहुत सारे फोटोन है, एक फोटोन, दूसरा फोटोन, तीसरा फोटोन, चौथा फोटोन, पांचवा, छठा, सातवां, ये सब एक ही लाइन में अगर चलने लगे, है ना, तो रे बन जाएगी। ऐसी बहुत सारी रे चल पड़ी तो बीम बन जाएगी। ये भी रे है, ये भी रे है, ये भी रे है ना। ये सब मिलके क्या बनेगी, बीम बनेगी। बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। वैसे भी रे ऑफ लाइट जो विजिबल नहीं है अपने को, मतलब रे ऑफ लाइट को पकड़ नहीं पाते हम लोग। दूर का सोर्स जो होगा वही रे ऑफ लाइट निकालता है, अदरवाइज वो सब बीम ही निकालते हैं। प्रैक्टिकली सोचे तो सबके सब बीम ही निकालते हैं। कोई बल्ब होगा तो उसमें से बीम बाहर आएगी, टॉर्च होगी तो उसमें से बीम बाहर आएगी, लेजर लाइट में से भी बीम ही आती है ना। क्योंकि रे जो है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि भैया हाँ, बहुत दूर अगर कोई सोर्स है, कोई पॉइंट सोर्स है, तो उसमें से जो लाइट निकल के आएगी वो रे निकल के आएगी। जैसे स्टार की लाइट को हम मानते हैं कि वो रे है ना। अदरवाइज सभी को बीम की तरीके से ट्रीट करते हैं। इस रे ऑप्टिक्स से कुछ फिनोमेना है जो समझाए जाते हैं बेटा। पहला फिनोमेना है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन, और तीसरा है डिस्पर्जन, ठीक है ना। यानी मोटा मोटा जो आपका 10th वाला जो पार्ट हुआ करता था वो सारा किस पर था, रिफ्लेक्शन पर, रिफ्रैक्शन पर और डिस्पर्जन पर, ठीक है ना।
ठीक है, बढ़िया। और क्या बताएं, और ये बताते हैं, और ये जानना बहुत जरूरी आपके लिए है ना, कि ये जितनी भी रेज हैं, ये जितनी भी रेज हैं, ये सब करती हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। लाइट हमेशा क्या करती है, लाइट हमेशा करती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में चलना। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइट का लॉ है जो लाइट फॉलो करती है, ठीक है ना। लाइट एक सीधी लाइन में चलती है, यहां देखो लिखा हुआ लाइट फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना, लाइट फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात, एक होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, एक होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया लाइट जो है ना आपस में एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करती। माने ये वाली जो रे है इस वाली रे को छेड़ेगी नहीं, ये वाली रे इस वाली रे को नहीं छेड़ेगी, ये वाली इसको, मतलब ये सब आपस में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे कुछ नहीं कहेंगी। वो अपना जा रही है तो अगली वाली अपना जाएगी, तो अगली वाली अपना जाएगी, सबको अपना अपना पता है ना भाई, सबको अपने से मतलब है, सबको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से मतलब है, अगल बगल में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। ये वाली रे इसके साथ पंगे नहीं लेगी, ये वाली इसके साथ पंगे नहीं लेगी, ये वाली इसके साथ पंगे लेगी, पंगे नहीं करेंगे आपस में, सीधा से चलेंगे, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा लॉ। तीसरा लॉ है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया अगर कोई रे मिरर पर परपेंडिकुलरली पड़ी है, ठीक है ना, अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंस हुई है, इसको नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। अगर कोई रे ने नॉर्मल इंसिडेंस किया है किस पर, किसी मिरर पर, है ना, तो जैसे आई है वैसे लौट जाएगी, ये जैसे आई है वैसे लौट जाएगी। थोड़ी सी हटके दिखाई है मैंने ताकि आपको दो रे दिखे, अदरवाइज ये बिल्कुल इसी को ट्रेस करके जाएगी, है ना। कोई सेंस नहीं बनती कहीं और से जाने की, इसी को ट्रेस करके वापस जाएगी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रीट्रेसिंग या रिवर्सिबिलिटी। तो लाइट रिवर्स हो गई है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी रे पड़ेगी अगर, कैसे, नॉर्मल, इसी को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे बाद में, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को थोड़ा सा बता रहा हूं अभी, बाकी इसको बाद में अपन डिस्कस करेंगे जब ये आएगा कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है ना, तब इसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब ये समझ लेना कि जैसे लाइट पड़ी है वैसे ही उल्टी वापस चली जाएगी। तो ये थी रे ऑप्टिक्स के तीन, हट जाता हूं आगे से, ये तीन इंपॉर्टेंट लॉज, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बन सकता है इनके ऊपर भाई एनडीए के अंदर, इसलिए बता दिया मैंने आपको। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अब आती है बारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। लाइट जब पड़ेगी किसी स्मूथ और प्लेन सरफेस पर, है ना, स्मूथ सरफेस, स्मूथ होगा, प्लेन होगा, ओपेक होगा, ये बहुत जरूरी है। कैसा सरफेस होना चाहिए, ओपेक सरफेस होना चाहिए। तो कभी लाइट किसी ओपेक सरफेस पर, ठीक है, ओपेक सरफेस पर प्लस स्मूथ सरफेस पर गिरेगी तो क्या करेगी, रिफ्लेक्शन दिखाएगी। क्या दिखाएगी, रिफ्लेक्शन। टक्कर खा के वापस आना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन करना। टक्कर खाना, बाउंस बैक होके वापस आना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन करना, है ना। पढ़ लेते हैं एक बार। मैंने लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, और वो सरफेस कैसा होना चाहिए, यहां लिख दिया मैंने, ओपेक एंड स्मूथ। इट रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम, अपने ही मीडियम में वो क्या करेगी, वापस चली जाएगी। जिस रास्ते से आई है, जिस मीडियम से आई है, उसी मीडियम में लौट जाएगी। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कुछ लॉज है रिफ्लेक्शन के आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट रे नॉर्मल ड्रॉन एट द इंसिडेंट, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सबके सब एक प्लेन में लाई करते हैं। मैं भी दिखाता हूं आपको कैसे प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द गिवन फिगर। अब देखो फिगर क्या है, मान लो भाई ये कोई प्लेन है, ठीक है ना, ठीक है भाई, ये कोई प्लेन है, ओके, और लाइट जो इस पर गिर रही है ऐसे, लाइट जो इस पर गिर रही है ऐसे, इस प्लेन के अलोंग आ रही है लाइट ऐसे ऐसे, इस प्लेन के अलोंग लाइट गिर रही है ऐसे, है ना। और गिरी कहां है, गिरी एक और प्लेन पर है जो नीचे है, ठीक है ना, गिरी एक और प्लेन पर है जो नीचे है, यहां कहीं होगा वो प्लेन, ऐसे ऐसे, यहां कहीं वो दूसरा प्लेन है। बीच में बॉर्डर दिखा देते हैं आपको दोनों प्लेन के, है ना। ऐसे बुक होती है ना, जैसे ऐसे समझो बुक ओपन कर रखी है ऐसी, है ना, ऐसे बुक ओपन कर रखी है, ठीक है। तो एक तो है ये प्लेन और एक है ये प्लेन, ठीक है ना, एक ये प्लेन एक ये प्लेन। तो आई लाइट
आई तो बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो रे आएगी उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है ना, जो रे आएगी उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये गिर गई, यहां पर गिरी, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे जो बनाया मैंने, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा और वो ऐसे किया जाएगा, नॉर्मल ड्रॉ, नॉर्मल ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, ऐसे, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। ये हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा, माने नीचे वाला जो प्लेन है, जो नीचे वाला प्लेन है उसके परपेंडिकुलर लाइन रहेगी ये, इसको नॉर्मल कहते हैं। क्यों चाहिए नॉर्मल, क्या जरूरत है नॉर्मल की, तो नॉर्मल की जरूरत भाई ये है कि वहां से आपको एंगल नापने होते हैं, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, सारे यहीं से नापने होते हैं, इसलिए आपको नॉर्मल चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल मिल गया, है ना। ये वाला जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई बोलते हैं इस एंगल को, ठीक है, इसे बोलते हैं एंगल आई, एंगल आई, ठीक है। और ये लॉ ये कह रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये जो लाइट जाएगी, ये जो लाइट जाएगी, है ना, ये भी सेम एंगल पे जाएगी, ये भी सेम एंगल पे जाएगी, यानी ये होगा एंगल आर, ठीक है। तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। एक तो हो गया ये लॉ, कौन सा वाला, दूसरा वाला, ये जितने एंगल पर पड़ी है उतने एंगल पर जाएगा, अगर ये 30 तो ये भी 30, 60 तो 60, 50 तो 50, है ना, 30 तो 30, 10 तो 10, 0 तो 0, 0 तो 0 का मतलब नॉर्मल इंसिडेंस, ऐसे पड़ी, है ना, 0 एंगल पर पड़ी और 0 एंगल से जाएगी, और एंगल जो नापने वो नॉर्मल से नापने, ध्यान रखना भाई, ठीक है। यहां तक बात सारी समझ में आ गई आपको। पहला वाला लॉ एक बार देखते हैं क्या है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल ड्रॉन एट द इंसिडेंट पॉइंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। देखो ये तीनों इसी प्लेन में है, ये जैसे खड़ा हुआ प्लेन था ऐसे वाला, जैसे प्लेन है ऐसे रखा हुआ, सीधा रखा हुआ जो प्लेन है, उसी के अलोंग आई आर भी है, उसी के अलोंग आर आर भी है, आर आर माने रिफ्लेक्टेड रे, आर आर माने रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये तीनों इसी प्लेन के अंदर हैं, इसी प्लेन पर है, यहां से इंसिडेंट रे गिरी, यहां रिफ्लेक्टेड रे चले गए और यहीं पे नॉर्मल है, इसी प्लेन में तीनों लाई कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब हो गया लाइन द सेम प्लेन, है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आई कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, उससे जुड़े दो लॉज क्या है, ठीक है। अब प्लेन मिरर पर कभी भी इंसिडेंस होता है अगर, ठीक है, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पर। पहले मैं आपको एक बार फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूं कि किस तरीके का रिफ्लेक्शन का फिनोमिना रहता है, ठीक है, किस तरह का रिफ्लेक्शन रहता है। देखो जी, अगर ये कोई मिरर है ना, अगर ये कोई मिरर है, प्लेन मिरर, और आपने आगे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, आपने आगे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है। अब पहली रे आप सर से निकालो सीधी ऐसे, ठीक है, ये सर से रे निकाली आपने, और जहां ये गिरेगी वहां पर आप नॉर्मल खींचोगे, ये रहा आपका नॉर्मल, है ना, और आपको दिख रहा है कि इसका एंगल जो है वो 0 है, एंगल आई जो है वो क्या है, 0 है, तो एंगल आर भी क्या होगा, एंगल आर भी 0 होगा, है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल पे गिरी है ये नॉर्मल इंसिडेंस बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये नॉर्मल पे गिरी है, एंगल आई भी 0, एंगल आर भी 0, तो क्या होगा, तो ये रे वापस उल्टी चली जाएगी, ऐसे ही जैसे आई है वैसे ही ये लौट जाएगी, ये लौट गई, ठीक है ना। अब जब लौट तो गई है ये, ठीक है, लौट तो गई है ये, लेकिन ये क्या करती है, ये ऐसा अपीयर होता है पीछे मिरर के, है ना, ऐसा अपीयर होता है पीछे मिरर के कि भाई ये जो रे लौट गई है इसकी रिफ्लेक्शन कहीं पीछे बन रही है, ठीक है ना। तो इसको डॉटेड से दिखाते हैं और ये वर्चुअल रे कहलाती है, ठीक है, वर्चुअल रे है, मतलब रियल की एक्सटेंशन है पीछे, तो ये वर्चुअल बन जाती है, ठीक है ना, ये वर्चुअल इमेज है। अब इमेज बनेगी मतलब अभी, ठीक है, और देखो एक तो रे ऐसे गई जो रिफ्लेक्शन होकर के वापस आई है, ये होगी पहली रे, लेकिन एक रे से कभी इमेज नहीं बनती, कम से कम 2 रे चाहिए आपको इमेज बनाने के लिए। ध्यान से सुनना, ये बातें आगे ही बताऊंगा, आगे बहुत सारी इमेजेस हमने बनानी है, बहुत सारी बातें करेंगे आगे भी, लेकिन ये ध्यान रखना कि इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रे चाहिए, 2 रे चाहिए, 2 रे। हाइट देखने के लिए कम से कम 3 रे चाहिए होती है, ठीक है ना, लेकिन पोजीशन बताने के लिए कम से कम कितनी रे चाहिए, 2 रे चाहिए। तो पहली रे मैंने दिखा दी और वो वापस चली गई, दूसरी को मैं कहीं ऐसे डाल देता हूं, ये मैंने ऐसे डाल दी कहीं भी, ठीक है ना, कहीं भी डाल दी। अब ये जहां भी गिरी है वहां मुझे क्या खींचना पड़ेगा भाई, नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा नॉर्मल, ये रहा मेरा नॉर्मल, ये रहा, और थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, ये रहा नॉर्मल भाई, ठीक है ना, ये नॉर्मल है। और ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल आई। मान लो ये कुछ भी 30 डिग्री है, कुछ भी 30 डिग्री मान लेते हैं इसको, है ना। तो रिफ्लेक्शन जो होगी वो यहीं से ऐसे वापस हो जाएगी, ऐसे, ठीक है ना। और जितने एंगल पर ये आई है उतने एंगल से चली जाएगी, ये होगा एंगल आर,
ये होगा एंगल आर, ठीक है ना। एंगल आई बराबर किसके होगा, एंगल आर के। एंगल आई बराबर किसके होगा, एंगल आर के। अब ये तो रे चली गई, लेकिन आपको इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि आपको क्या दिखे, वर्चुअल इमेज दिखे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पीछे एक्सटेंड कर देंगे कहीं यहां, ठीक बात, यहां। अब जहां ये मिल गई है, वहां आपको सर मिलेगा। ध्यान से सुनना, जहां ये मिली है वहां आपको क्या मिलेगा, सर मिलेगा, हेड मिलेगा, क्योंकि हेड से ही दो रे निकली थी ना, तो आपको हेड की पोजीशन पता चल जाएगी। हेड से निकली थी तो हेड की क्या चल जाएगी पता, पोजीशन पता चल जाएगी। तो ये रहा आपका हेड, ऐसा, ठीक है ना। ये क्या रहा आपका हेड, आपका नहीं मतलब, है ना, इमेज का। इस ऑब्जेक्ट की, अच्छा पतली हो गई है, मोटा कर लेते हैं इसको जरा, ठीक है ना जी। तो ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज मिल गई आपको, है ना। इसका सर मिल गया आपको, ये सर से निकली थी, ठीक बात, ये सर से निकली थी और सर आपको वहां मिल गया, है ना। अब पैर कैसे मिलेंगे भाई, सर तो मिल गया, सर टेल कैसे मिलेगी भाई, तो टेल भी मिल जाएगी। टेल कैसे मिलेगी, टेल को सिर्फ एक ही रे से दिखा दो आप, टेल को आप सिर्फ एक ही रे से दिखा दो। कौन सी, सीधी वाली, ये वाली सीधी वाली रे, ये ऐसे गिरी और ऐसे चली जाएगी, है ना। और पीछे एक्सटेंड कर दो, ये देखो पीछे एक्सटेंड करते हैं इसको, ये देखो पैर मिल गए। तो मैंने आपको बताया हाइट देखनी हो, अगर आपने हाइट देखनी हो, है ना, तो आपको 3 रे चाहिए, और पोजीशन निकालनी हो किसी भी चीज की तो आपको 2 चाहिए, है ना। तो आपने सर से देखो 2 रे निकाली थी, ये रे पहली थी, ये रे फर्स्ट वाली थी, ये रे दूसरी वाली थी, और ये रे तीसरी वाली थी। सबकी सब रिफ्लेक्ट करके वापस आई है, ठीक है ना। कहीं मिल नहीं पाई। अगर ये रियल रे ही कहीं मिल जाती ना, ये जो रेज आ रही हैं रिफ्लेक्ट होके, ये एक्चुअली में कहीं मीट कर जाती ना, तो आपको मिलती रियल इमेज। लेकिन यहां पर ये एक्चुअली मीट नहीं कर पाई, हमने पीछे एक्सटेंड करके बनाई है, तो इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे इसको, वर्चुअल इमेज। तो अब इस इमेज का नेचर लिखने की बारी आई, तो नेचर में हम नंबर 1 ही है लिख देते हैं, है ना। वैसे 5 नेचर होते हैं इसके, 5 नेचर हैं इसके, ठीक है। कि ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है, समझ गए। ये कैसी इमेज है, वर्चुअल, क्योंकि रियली में रे नहीं मीट कर रही, रियल वाली रे तो चली गई। ये देखो ऐसे निकल गई, दोनों कभी नहीं मिलने वाली, ये ऐसे निकल गई, कभी नहीं मिलने वाली। कहीं मिलती होती तो बात अलग थी, लेकिन ये यहां नहीं मिल सकती, है ना, क्योंकि इनकी ज्योमेट्री ही ऐसी नहीं है। मिल क्यों नहीं पा रही, क्योंकि ज्योमेट्री ही ऐसी नहीं है ना। तो ये तो सीधी निकल गई, ऐसे फैल गई। तो रियल रे तो मिलने वाली नहीं, तो रियल इमेज बनने वाली नहीं। लेकिन पीछे एक्सटेंड किया तो क्या बन गई, वर्चुअल इमेज बन गई। ऐसा ही होता है जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपकी वर्चुअल इमेज अंदर बनती है, ठीक है ना। वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी खड़ी इमेज, सर के सामने सर मिलना, पैर के सामने पैर मिलना। यानी ऐसा ना हो कि आप मिरर के सामने खड़े हुए और जूते ऊपर दिख रहे हैं, सर नीचे दिख रहा है। ऐसा होता है क्या, कभी नहीं होता, है ना। सर के सामने सर बनता है, चेस्ट के सामने चेस्ट, पेट के सामने पेट, घुटनों के सामने घुटने, पैर के सामने पैर। इस तरह की जो इमेज होती है उसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, ठीक है। वर्चुअल है, इरेक्ट है, दो हो गए। तीसरा सुनो, जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होता है उतने ही हाइट की इमेज बनती है, यानी सेम साइज की बनती है, ठीक है भाई। साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। और चौथी बात, जितने डिस्टेंस पर आपकी इमेज रहेगी, यू इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, उतने डिस्टेंस पर आपका इमेज भी रहेगा। यानी जितना यू है उतना ही वी होगा, ठीक है। जितना यू है उतना ही क्या होगा, वी होगा, ठीक है। तो ये आपका यू यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक आपका वी, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस पर बनता है, ठीक है। और पांचवा नेचर ये है कि आप सीधा हाथ खड़ा करोगे, ये आप जानते हो, सीधा हाथ खड़ा करते हो तो उल्टा हाथ खड़ा होता है ना। आप राइट हैंड ऊपर करोगे तो आपकी जो इमेज है वो लेफ्ट हैंड ऊपर करेगी। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो इमेज बनेगी लेटरली इन्वर्टेड। बस इतना बहुत है रिवीजन के अंदर, है ना। अब एक बार पढ़ लेते हैं कि करके सारी चीजों को। देखो ऐसा है, पहला लिखा हुआ था इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। पढ़ते जाना एक बार, मेरे साथ साथ चलते जाओ, ठीक है। क्या कह रहा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना इमेज का डिस्टेंस है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। राइट साइड जब लेफ्ट पे अपीयर होगा, लेफ्ट वाला राइट पे अपीयर होगा, ठीक है ना। और उसका रीजन बता रखा है यहां पर, ठीक है। अब
सेकंड वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो। अब ये वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, फॉर अ गिवन इंसिडेंट रे द प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल q देन द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 2q। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने I पर डाला, माने 30 डिग्री पर डाला, ठीक है ना, और आपने मिरर को भी रोटेट कर दिया, तो इस बात को ध्यान रखना आप, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के हर किसी का नहीं दिखा पाऊंगा, इस चीज को ध्यान रखना आप कि अगर थीटा पर गिरेगी इंसिडेंट रे अगर थीटा होगी और आपने थीटा से ही रोटेट कर दिया तो 2 थीटा पर निकलेगा। जो रिफ्लेक्टेड रे वो कितने पर निकलेगी, 2 थीटा पर निकलेगी, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, इफ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड, अगर आपने प्लेन मिरर को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया थ्रू एन एंगल Q, ठीक है, थ्रू एंगल Q, मतलब ऐसे था, ऐसे मिरर था, ऐसे लाइट आगे गिरी, ऐसे मिरर था, ऐसे लाइट आगे गिरी किसी एंगल थीटा पर, है ना, नॉर्मल से उसका एंगल क्या था, थीटा था, और आपने थीटा ही और मोड़ दिया इसको, ठीक है ना, मिरर को आपने थीटा ही और मोड़ दिया। तो अब अगर ये थीटा पर गिरेगी, अब अगर ये थीटा पर गिरेगी तो नॉर्मल से एंगल इसका 2 थीटा होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी किस पे जाएगी, 2 थीटा से जाएगी। ये बात ध्यान रखना, जब थीटा से रोटेट किया जाएगा तो इमेज 2 थीटा से आगे बढ़ेगी, ठीक है ना, इमेज जो है वो 2 थीटा से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस बात का कि अगर मिरर को रोटेट किया गया किसी एंगल से, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगी 2 एंगल से, डबल ऑफ एंगल से, ठीक है, डबल ऑफ एंगल से रोटेट होगी, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अगर एक व्यक्ति को अपनी पूरी इमेज देखनी है सर से लेके कहां तक, पांव तक, है ना, पूरी इमेज देखनी है एक शीशे पर, है ना, एक शीशे पर, इसके साथ और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, लेकिन सारी कंडीशंस को अपनी साइड रखते हैं, सिर्फ आप इतना ध्यान रखो, अगर सर से लेकर के पैर तक पूरा देखना हो किसी को, तो आपको जो मिरर चाहिए वो हाफ चाहिए अपनी हाइट से। मतलब आपकी हाइट मान लो 6 फीट है, आपकी हाइट 6 फीट है, ठीक है ना, तो आपको मिरर चाहिए 3 फीट का, मिनिमम 3 फीट का मिरर आपको चाहिए, ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक अप्रोक्सीमेशन है कई सारी कंडीशंस को लेकर के, लेकिन ये सीधा क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं यहां पर लेकर के आया इसको। और देखो भाई, अगर दो मिरर हैं एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है ना, अब ये फेस किसी एंगल पे भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, लेकिन मिरर कितने हैं, 2 हैं, तो सुनना क्या होगा भाई, ठीक है। इफ 2 प्लेन मिरर्स फेसिंग ईच अदर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल, इनको किसी एंगल पर क्या कर दिया गया, इंक्लाइन कर दिया, किसी थीटा एंगल पर मान लो ये क्या है, इंक्लाइंड है विद ईच अदर, देन नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइंग बिटवीन देम आर 360 बाय थीटा। ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 360 बाय थीटा, 360 बाय थीटा। लेकिन ध्यान रखना, अगर n जो है वो ऑड नंबर है, तो n इमेजेस बनेंगी, n अगर ऑड नंबर, यहां से आपने डिवाइड किया और कोई ऑड नंबर निकल के आता है तो n इमेजेस बनेंगी, लेकिन अगर n एक इवन नंबर आता है तो आप -1 कर देना, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपने इसको डिवाइड किया और n की वैल्यू कुछ क्या आ रही है, ऑड आ रही है, तो उतनी ही इमेजेस बनेगी, जितनी वैल्यू आ रही है उतनी ही इमेज बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये वैल्यू इवन आ रही है तो आपको -1 करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल, या दिया हुआ एग्जांपल चलो देखो, कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन द मिरर इज 60 डिग्री। मैं पहले से सारी चीजें लिख के लाता हूं ताकि आपके पास जो नोट्स जाए वो बिल्कुल प्रॉपर जाए, पहले से ही चीजें लिख करके लाता हूं। एंगल बिटवीन द 2 मिरर क्या है, 60 डिग्री है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना, 60 डिग्री पर 2 मिरर, ये 60 डिग्री हो गया ना, ये 60 डिग्री हो गया, इस पर 2 मिरर रखे हुए हैं आपने, और बीच में कोई ऑब्जेक्ट लाके रख दिया, तो इमेजेस कितनी बनेगी, तो वो यहां से निकल जाएगा। 360 को थीटा से डिवाइड करो, 360 को 60 से डिवाइड करो, 360 डिवाइड बाय 60 कितना आ गया, 6 आ गया। क्या 6 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? अगर ये ऑड नंबर होता तो उतनी ही इमेज बनती, लेकिन ये क्या है, ये तो इवन नंबर है, इवन में से -1 कर देना है आपने, यानी आपको टोटल जो इमेज दिखेंगे वो कितनी दिखेंगी, 5 इमेज दिखेंगी। टोटल इमेज कितनी बनेगी, 5 बनेगी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर 90 डिग्री पर हो, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, 360 ठीक है, 360 अपॉन थीटा, 2 मिरर 90 डिग्री पर हैं, ठीक है, ये एक मिरर है 1, ये एक मिरर है 2, दोनों कितने एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। थीटा की जगह 90 लिखो आप, थीटा की जगह 90 लिखो आप, क्या आया, 4 आया। 4 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, सर ये तो इवन नंबर है, -1 कर दे बेटा, -1 कर दे, कितना आया, 3 आया। 3 इमेजेस दिखेंगे आपको, 3 इमेज बनेगी। यहां आपका ऑब्जेक्ट होगा ना, एक इमेज यहां बनेगी, एक इमेज यहां बनेगी, एक इन दोनों के इंटरसेक्शन पर यहां बनेगी, ये इमेज 1, ये इमेज 2, ये इमेज 3, और ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सिस्टम होता है। ऐसे करके बहुत सारी ज्योमेट्री बना सकते हो आप, 2 मिरर किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो, बहुत सारी ज्योमेट्री बन सकती है इस तरीके से, ठीक है। तो एक बड़ा सुंदर सा
मतलब कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन बनते हैं बेटा एनडीए में, इसलिए मैं लेकर के आऊं वो सारी चीजें जो आपसे आपके रेलेवेंट हो, ठीक है। प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, मिरर फॉर्मूला पर क्वेश्चन होंगे बहुत सारे, प्रैक्टिस करने वाले हैं आज हम। आपको होमवर्क भी दूंगा, वो भी आपने कमेंट में करना है। इफ द टू मिरर्स आर पैरेलल, अब मान लो भैया थीटा जो है वो 0 है, दो मिरर अगर पैरेलल होंगे, यहां देखो ध्यान से, दो मिरर अगर पैरेलल होंगे तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा सर? एंगल तो होगा 0 डिग्री, है ना। जब दो मिरर ऐसे रखे हैं तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच में? 0 डिग्री। अब ऐसे में आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया बीच में, यहां रख दिया, मान लो एक इमेज यहां बनाएगा, एक इमेज यहां बनाएगा, ये वाला यहां बनाएगा ना, ये वाला मिरर यहां बनाएगा, ये वाला यहां बनाएगा, लेकिन फिर ये जो इमेज है वो इसके लिए एक नए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वहां इमेज बनेगी, इसकी यहां इमेज बनेगी, फिर उसकी वहां बनेगी, फिर और इमेजेस और नए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, तो इनफाइनाइट काउंट की इमेज बनेगी। मतलब आप अगर दो मिरर के बीच में आके खड़े हो गए, आपने देखा भी होगा ये, मान लो आप किसी सलून में गए, यहां भी मिरर है, यहां भी मिरर है, आप बीच में आके खड़े हो गए, या आप किसी ड्रेसिंग रूम में गए कपड़े वपड़े ट्राई करने के लिए, है ना, तो ट्रायल रूम था, इधर भी मिरर लगा, इधर भी मिरर लगा, और आप बीच में आके खड़े हो गए, आपको इनफाइनाइट इमेजेस दिखेंगी दोनों तरफ, गिन नहीं सकते आप, इतनी सारी इमेज दिखेंगे, लेकिन उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे धीमी होती चली जाती है, वो बात अलग है, वो बात अलग है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट तो उतना ही कर पाएगी जितनी लाइट की इंटेंसिटी खुद की है बेचारी की, ठीक है ना। लेकिन इमेजेस जो दिखेंगे वो आपको कितने दिखेंगे? इनफाइनाइट इमेजेस। वो कैसे निकल के आई? वहीं से निकल के आई भाई, आपको 360 बाय थीटा करना है। आप बोलोगे सर थीटा तो 0 है, कोई भी चीज 0 से डिवाइड होते तो इमेजेस कितनी आएंगी? इन्फिनिटी आएगी, -1 भी कर लो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी, ये यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, प्लेन मिरर का कुछ कुछ यूज लिखे हुए हैं, ठीक है, आपके काम आ जाएंगे, आपके काम आ जाएंगे, पढ़ लेना भाई, ठीक है। कलाइडोस्कोप के अंदर कलरफुल इमेजेस आपने बचपन में हो सकता है बनाया भी हो कलाइडोस्कोप, जब 8th में थे 7th में थे, है ना। 3 मिरर को ऐसे रखते हैं, एक प्रिज्म सा बना करके रखते हैं उसका मिरर का, ठीक है ना, और उसके अंदर बीड्स डाल देते हैं, सुंदर सुंदर चमकीलियां डाल देते हैं, सुंदर सुंदर, फिर उसको घुमा घुमा के देखते रहते हैं, बड़े सुंदर सुंदर पैटर्न दिखते हैं ठीक है ना, उसको कलाइडोस्कोप कहते हैं। पेरिस्कोप, ठीक है, सबमरीन के अंदर यूज होता है दूर दूर के डिस्टेंसेस को देखने के लिए कि कौन है कौन नहीं है, तो पेरिस्कोप यूज होता है, वो भी रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। पेरिस्कोप, इस तरह के 2 मिरर लगे होते हैं उसके अंदर, पेरिस्कोप में इस तरह के 2 मिरर लगे होते हैं, ऐसा ऐसा, एक मिरर यहां लगा होगा, एक मिरर यहां लगा होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख है ना। यहां से कोई मान लो दुश्मन आ रहा है सामने से, है ना, यहां से कोई एनिमी आ रहा है, अब तुम फौजी हो तो ऐसी बातें करनी पड़ती है, यहां से मान लो एनिमी आ रहा है, ठीक है ना, तो वो रे ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी, और यहां से ऐसे जाके तुम्हारी आंख में गिरेगी, तुमको पता चल जाएगा हाँ भाई सामने कोई है, ठीक है ना। तो पेरिस्कोप से देखा जाता है ये, ठीक है। तो ये भी रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। बार्बर की शॉप में पीछे आपने पीछे वाला अपना हिस्सा देखना हो सिर का, कि भाई हाँ भाई सब ठीक है कि नहीं, पीछे सही से काटे कि नहीं काटे पीछे से बाल उसने, है ना, तो पीछे एक मिरर और लगा देता है वो, तो सामने वाले मिरर से आप पीछे वाले मिरर में देख रहे होते हो। तो ये मिरर के अपने अपने काम है। ओके, कुछ अच्छे फैक्ट्स लिखे हुए हैं बेटा यहां पर, पढ़ लेते हैं उसको भी। व्हेन वी सी अ सीरीज ऑफ इमेजेस इन अ थिक प्लेन मिरर, आउट ऑफ दिस सेकंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट, ठीक है। आउट ऑफ 26 अल्फाबेट्स A B C ओनली 11 अल्फाबेट्स शो लेटरल सिमेट्री एंड रेस्ट 15। ये भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों को, ये फैक्चुअल बातें हैं, मतलब है तो है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसे लेटर हैं, है ना, जो लेटरल वर्जन नहीं दिखाते, है ना, जैसा राइट वाला वैसे ही लेफ्ट वाला, बायलेटरल सिमेट्री है जिनके अंदर, है ना, तो इस तरह के भी होते हैं कुछ। जैसे A है, A जो है वो सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक नहीं है, सी सिमेट्रिक नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच है लेकिन, आई है लेकिन, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम है, एन नहीं है, ओ है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है, टी है। तो इस तरह के आपको देख लेना, मतलब ठीक है ना। तो इस तरह के 11 अल्फाबेट जो क्या दिखाते हैं? लेटरल सिमेट्री दिखाते हैं, बाकी नहीं दिखाते। एक बात और, अगर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया x डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिरर, तो इमेज भी जो है वो x डिस्टेंस ही पीछे चली जाएगी। ये आप समझते हो, ये आप समझते हो, है ना। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने पे इमेज होगी। अब बीच में मिरर है, इमेजिन करो बीच में मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, मैं इधर ले गया तो ये भी इधर खिसक जाएगी, ये आगे आ गई तो ये भी आगे आ जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट आगे आ गया, इमेज भी आगे आ गई, ऑब्जेक्ट पीछे, इमेज भी पीछे, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 2x बढ़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन पर आप, अगर ऑब्जेक्ट को x पीछे किया तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? तो बोलेगा 2x हो जाएगा, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, समझ गए ना। तो 2x से बढ़ जाएगा डिस्टेंस, ऐसे पूछा जा सकता है, डिस्टेंस कितने से बढ़ जाएगा? तो बोलोगे 2x से बढ़ जाएगा। तो बड़ा ध्यान रखना, लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखना बेटा। इजी क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, फिजिक्स के अंदर इजी क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल पार्ट नहीं आएगा, बहुत कम न्यूमेरिकल पार्ट मिलेगा आपको देखने को। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, अदरवाइज कंसेप्चुअल पार्ट बहुत ज्यादा। तो जितने फैक्ट मैं लेकर के आया हूं सारे बहुत काम किया बेटा आपके, ठीक है।
If the mirror moves the distance x towards or away from the object, its image will move by a distance 2x in the same sense. वो आप समझ गए, है ना, वो आप समझ गए. जब एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ध्यान से सुनना, पहले तो ऑब्जेक्ट को पीछे खिसका रहे थे, है ना. अब इमेजिन करो, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, बीच में क्या है, मिरर है, सेम डिस्टेंस पे होते हैं, सेम डिस्टेंस पे होते हैं. अब आप इस इमेज को ना खिसका के मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ ले गए. पहले ऑब्जेक्ट को खिसका के पीछे लेके जा रहे थे, आगे लेके जा रहे थे. अब आप इमेज मिरर को ही आगे ले गए, ठीक है ना. आप मिरर को ही आगे ले गए. जब मिरर को आगे लेके जाओगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना. तो आपने मान लो x आगे लेके गए, है ना, तो इमेज भी क्या होगी, पीछे पीछे आ जाएगी मिरर के. समझ रहे हो बात को, ऐसे होगा ना, ऐसे होगा. देखो ये मिरर है आपका, ये मिरर है, ठीक है. यहां ऑब्जेक्ट है ना, यहां इमेज है. फिलहाल डिस्टेंस जो था वो x था, यहां भी क्या था, x था. आपने मिरर को आगे खिसका दिया, ठीक है, आपने मिरर को आगे खिसका दिया. आप मिरर को लेके चले गए यहां, इधर लेके चले गए आप, इधर लेके चले गए आप, ठीक है. मान लेते हैं आपने इसको a आगे खिसकाया, a आगे खिसकाया, ठीक है ना. तो अब ये डिस्टेंस कितना रह गया, ये डिस्टेंस रह गया x माइनस a, है ना, डिस्टेंस रह गया x माइनस a. तो जो इमेज है उसका क्या हाल होगा, इमेज तो ये भी कवर करेगी, है ना, ये पूरा कवर करेगी और यहां के खड़ी हो जाएगी इमेज, है कि नहीं. सिमेट्रिकली देखें अगर हम, इमेज पूरा यहां से यहां चल करके आएगी और खड़ी हो जाएगी, है ना. तो इमेज ने क्या चला, डबल डिस्टेंस चला. जितना मिरर चल रहा है उतना तो चलेगी चलेगी, उससे भी ज्यादा चलेगी वो, है ना. तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो उसी सेंस के अंदर जो डिस्टेंस है वो 2x हो जाएगा, ठीक है ना. द इमेज विल मूव बाय डिस्टेंस ऑफ 2x इन द सेम सेंस इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेलोसिटी v. अब ये वेलोसिटी की बात आ गई, स्पीड की बात आ गई. अगर ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से चलेगा मिरर की तरफ, किसी v स्पीड से चलेगा मिरर की तरफ, तो इमेज भी किसी v स्पीड से उसकी तरफ चलेगी. अगर दूर चलेगा तो इमेज भी दूर चलेगी, ये बात ध्यान रखना. और ऐसे ही आप सोच सकते हो कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ और मिरर को उसकी तरफ v से लेकर जा रहा तो इमेज 2v से चलेगी. ध्यान रखना भाई, डबल डिस्टेंस कवर होता है तो डबल वेलोसिटी भी होगी. ये बात यहां लिखी नहीं है, नोट कर लेना, लेकिन जो मैंने बोली, है ना, क्योंकि जब मिरर को चलाओगे तो इमेज डबल डिस्टेंस से चलेगी, तो वेलोसिटी अगर होगी v तो इमेज की वेलोसिटी होगी 2v. दो तरह के स्फेरिकल मिरर है बेटा, है ना, दो तरह के स्फेरिकल मिरर हैं. एक है कनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर. कनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर या कन्वर्जेंट मिरर भी कह सकते हो आप, और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जेंट मिरर या डाइवर्जिंग मिरर. क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, है ना, कह तो सकते हैं क्यों कहते हैं, लेकिन कहते इसलिए बेटा क्योंकि एक करता है लाइट को फोकस पे इकट्ठा और दूसरा लाइट को फैलाता है फोकस को यूज करके. जैसे देखो जी, ये मिरर है कनकेव मिरर. कैसे याद होगा सर, कॉनकेव, केव का मतलब गुफा. आप देखो यहां से जो लाइट आएगी ऐसा लग रहा है गुफा में घुस रही है. लाइट जो आएगी वो ऐसा लग रहा है कहां घुस रही है, गुफा में घुस रही है. तो ऐसे याद रख सकते हैं हम, कनकेव, कॉनकेव. केव है माने गुफा है, और गुफा में शेर घुसता है ना, तो ऐसी लाइट जो है वो गुफा में घुसेगी. लेकिन ये वाला देखो, ये वाला मिरर देखो आप, यहां कैसे डालोगे, ऐसे डालोगे ना भाई, तो गुफा का तो दरवाजा बंद है कि नहीं, गुफा का तो डोर क्लोज हो रखा है, तो यहां तो लाइट घुसेगी नहीं अंदर, है ना. तो इसको समझो आपके कॉन्वेक्स है. याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका और कुछ नहीं, ठीक है ना. ऐसे मिरर का अपना एक फोकस होता है ना, मिरर का अपना एक फोकस होता है, क्योंकि ये एक स्फेयर का पार्ट होता है ऐसा, और ये भी एक स्फेयर का पार्ट होता है ऐसा, है ना. तो इसका सेंटर भी रहेगा, इसका सेंटर ही रहेगा. सेंटर का नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऐसे यहां पर भी एक सेंटर रहेगा जिसका नाम होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. वहां से आप लाइट डालोगे, जहां ये कटेगी उसको पोल बोलेंगे. यहां से लाइट डालोगे, लाइट नहीं, लाइन डालोगे तो यहां पोल मिलेगा आपको, जहां मिरर पे कटेगा ये. और पोल को डिफाइन भी ऐसे ही किया जाता है कि सेंटर ऑफ द मिरर है. ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज डिफाइंड एज पोल, उसी को पोल कहते हैं. तो ये पोल हो गया, यहां पर ये पोल हो गया, ठीक है ना. अब ये कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक मिड पॉइंट होता है जिसका नाम होता है फोकस. यहां भी, लेकिन फोकस को ऐसे डिफाइन नहीं किया जाता भाई. ये तो ज्योमेट्रिकली पॉसिबल हो गया कि लगभग सेंटर पे आ गया, फोकस लगभग सेंटर पे आ गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर बार सेंटर पे ही आए. डिपेंड करता है कि लाइट को कैसे डाला गया है, यही बात है. हाँ ठीक है. तो फोकस को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि जहां पर पैरेलल रेज आकर के मीट कर जाए, जहां पर पैरेलल रेज आकर के क्या करें, रिफ्लेक्ट करके मीट कर जाए. जैसे पैरेलल रेज आई है सारी, ये पैरेलल रेज आई सारी, और ये क्या कर गई, टक्कर मार के फोकस पे, 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 ठीक है ना. ये सारी की सारी क्या कर गई, टक्कर मार के फोकस पे इकट्ठी हो गई. टक्कर मार के फोकस पे क्या हो गई, इकट्ठी हो गई. ऐसे ये देखो, ये लाइट आई, इस फोकस को यूज करके फैल गई,
इसलिए इस मिरर का नाम है फैलाने वाला मिरर मिरर यानी डाइवर्जेंट मिरर। इस मिरर का नाम है डाइवर्जेंट मिरर या डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि लाइट को फैला रहा है। ऐसे ये देखो, ये लाइट आई, इस फोकस को यूज करके ऐसे फैल जाएगी, इस फोकस को यूज करके ऐसे फैल जाएगी, इस फोकस को यूज करके ऐसे फैल जाएगी। ठीक है ना? तो हो दोनों में फोकस ही इन्वॉल्व रहा है, हो तो दोनों में फोकस ही इन्वॉल्व रहा है, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट लाइट पड़ रही है ना? तो ये रियल फोकस कहलाता है। इस फोकस को बोलते हैं रियल फोकस। पूछा हुआ है एक बार एनडीए के अंदर कि रियल फोकस किस तरफ होगा, है ना? रियल फोकस किस तरफ होगा? और ये इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस। ये वर्चुअल फोकस है, झूठा फोकस है ये, क्योंकि लाइट तो फैल गई ना भाई, तो फिर फोकस क्या हुई? लाइट तो फैल गई ना, फिर फोकस क्या हुई? तो फोकस हुई है वर्चुअल रेज। रियल रे तो चली गई, रियल रे तो चली गई है कि नहीं? रियल रे तो चली गई, लेकिन वर्चुअल रे आकर के मिली है उस फोकस पे। ठीक है? तो वर्चुअल फोकस कहते हैं उसको, वर्चुअल फोकस कहेंगे उसको। ठीक है? ओके, आप इसको पढ़ सकते हो। कहां पर कैसे सिल्वर किया जाता है, कैसे मिरर बनाए जाते हैं, वो बातें लिखी हुई है यहां पर। ठीक है ना? मेन बात मैंने आपको बता दी क्या थी इसके रिगार्डिंग। ठीक है? और ये सब भैया डेफिनेशन लिखी हुई है ना? तो डेफिनेशन सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है भैया, थोड़ा थोड़ा देख के जाना इसको। सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर सर्टेन पोजीशन इज कन्वेक्स और कनकेव इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है? जो स्फीयर का सेंटर होता है, जो स्फीयर का सेंटर होता है, माने ये वाला जो स्फीयर का सेंटर होता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बढ़ते हैं आगे। मिडल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ये देखो मैंने आपको बताया था पोल का मिड पॉइंट, मिरर का मिड पॉइंट पोल होता है। मिरर के मिड पॉइंट को, ज्योमेट्रिकल सेंटर को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। मिड पॉइंट बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज फोकस। ऐसा यहां लिखा हुआ है, लेकिन फोकस की डेफिनेशन वैसे वो दी जाती है कि भाई सीधी लाइट पड़ेगी और जहां वो मिलेगी उसको फोकस बोलते हैं। ठीक है? प्रिंसिपल फोकस का नाम वो है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आई होप आप जानते होगे क्या चीज होती है ना? नहीं जानते तो यहां देखो, नहीं जानते तो यहां देखो। इसको बोलते हैं, इसको पोल से लेकर के फोकस तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का ये पूरा डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है? ये पूरा डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे यहां पर भी पोल से लेके फोकस तक ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है ना? और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का ये पूरा डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ध्यान रखना। और आप ये समझ रहे होगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो फोकल लेंथ की डबल है, r इज इक्वल टू 2f। ठीक है? r इज इक्वल टू 2f। फोकल लेंथ की डबल होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है? फोकल लेंथ की डबल होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट अ पॉइंट वेयर रेज इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल मिरर मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सब रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है? ये सब रूल्स लिखे हुए हैं कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट वेयर अ रेज इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल मिरर मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब क्या इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि भाई आप कहीं पर भी रे को डालो, मिरर पर आप कहीं भी रे को डालो, जो नॉर्मल ड्रॉ होगा, क्या ड्रॉ होगा? नॉर्मल ड्रॉ होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना चाहिए। करेगा ही। मतलब ये जैसे यहां पर रे डली है ना, तो ये नॉर्मल होगा और ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास करेगा। यहां रे डली, मान लो ये रे डली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका नॉर्मल पास करेगा हमेशा। ठीक है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पास करेगा। ऐसे यहां पर भी देखो, यहां रे पड़ी और ऐसे चली गई ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका नॉर्मल पास कर, नॉर्मल इसके बीचों बीच आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना? ये देखो, ठीक है कि नहीं? बात आ गई समझ में, है ना? कि हमेशा कोई भी आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा। ये बात पक्की है। ठीक है? बढ़ते हैं आगे जल्दी से। ठीक है भाई, पोल दिखा रखा है, किसको कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस दिखा रखी है, किसको बोलते हैं? ये वाली लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने आपको बता दिया। इस लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसके ऊपर ये सारे पॉइंट दिखाए जा रहे हैं, उसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया आपको, पी से लेके सी तक, ये सी है ना? उस तरफ सी होगा इसका। ठीक है ना? इस तरफ सी होगा। ठीक है? इस मिरर में कुछ गड़बड़ है भाई। ऐसा होगा ये मिरर।
ये पोल होगा, है कि नहीं? समझ गए ना बात को भाई? ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई, पी से लेके सी तक, पी से लेके एफ तक फोकल लेंथ हो गई, पी से लेके सी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस पूरे को बोलेंगे, ठीक है? ये इंसिडेंट रे, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल गई है, ये ऐसे निकल गई, ये वाली ऐसे गिरी और ये ऐसे निकल गई, है ना? फोकस पे ये मीट कर रही है, फोकस पे ये मीट कर रही है, ठीक है? तो सारी चीजें आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये सब के सब बेटा रे डायग्राम है, जितने भी आप लोग 10th के अंदर पढ़ के आए हो, प्रैक्टिस करके आए हो, आई होप, है ना? और 12th के अंदर भी करते हैं इसको, दोनों जगह पर है, 10th में भी है, 12th में भी है, ठीक है ना? अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और उसकी इमेज निकाली जाती है ना? और फिर उस इमेज का नेचर लिखा जाता है, या नेचर किसी का नहीं लिखा, मैं सबका नेचर आपको बता रहा हूं। सारे नेचर आपने नोट करते जाना है अपने पास, ठीक है? सारे नेचर बहुत काम के हैं, तो नेचर सारे के सारे आपने क्या करने हैं? नोट करने हैं बेटा, ठीक है? और याद करने हैं, क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एनडीए के अंदर, ठीक है? तो मैं शुरू कर रहा हूं बताना। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो, ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो मतलब यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपने, ठीक है, यहां कहीं रखा हुआ है, तो इमेज आकर के कहां बनेगी? फोकस पर बनेगी, ठीक है? तो ध्यान रखना, पोजीशन है कि इमेज फोकस पे बनेगी, साइज है छोटी बनेगी तो बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। फोकस पर बनेगी और क्या बोलोगे? हाईली डिमिनिश बनेगी। तीसरी बात, रियल रेस से मिलकर बन रही है तो रियल इमेज बनेगी, ठीक है? और रियल के साथ इन्वर्टेड आता ही आता है साथ में, तो रियल और इन्वर्टेड एक साथ लिखना आपने, ये नेचर हो गया। नेचर, साइज, पोजीशन, तीनों बातें बता दी मैंने आपको। नेचर, साइज, पोजीशन। नेचर क्या है? रियल इन्वर्टेड, रियल भी है इन्वर्टेड भी है, क्योंकि रियल रेस से मिलकर बन रही है, इन्वर्टेड है, ठीक है? इन्वर्टेड होती है ये। दूसरा, साइज क्या है इसका? तो ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा, इमेज का साइज बहुत छोटा है, बिंदु स्वरूप, बिंदु जैसा, बिल्कुल, है ना? डॉट जैसा। तो बोलेंगे कैसा? बोलेंगे कैसा? हाईली डिमिनिश बोलेंगे। और कहां बन रही है? फोकस पे बन रही है, ठीक है? ये हो गया इसका नेचर, पोजीशन, साइज। ऐसे इसका भी देखो, नेचर, पोजीशन, साइज। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये जो ऊपर रखा हुआ है, ये जो ऊपर रखा हुआ है ये वाला, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है सी पर। चलो पहले इसको बताता हूं। यहां सी से दूर रखा हुआ है, सी से बियॉन्ड यहां रखा हुआ है, ये आपका सी है ना, ये सी है, सी से पीछे रखा हुआ है, ठीक है? तो आप देख सकते हो इमेज जो है वो आपकी यहां बन रही है, ये रही आपकी इमेज, छोटी सी, छोटी सी। तो क्या बोलेंगे? रियल इन्वर्टेड, नेचर है इसका, रियल इन्वर्टेड नेचर है इसका। साइज क्या है? साइज है छोटा, बोलेंगे डिमिनिश्ड। हाईली नहीं बोलते, हाईली तब बोलते हैं जब इन्फिनिटी वाला केस हो, इन्फिनिटी वाला केस हो तभी हाईली बोलते हैं, अदरवाइज हाईली नहीं बोलते, डिमिनिश बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दो बातें हो गई। तीसरी बात, साइज कैसा है? पोजीशन क्या है? पोजीशन है सी और एफ के बीच में, देखो ये रहा सी, ये रहा एफ, सी और एफ के बीच में बन रही है, तो बिटवीन सी एंड एफ बनती है, छोटी बनती है, मतलब डिमिनिश बनती है ना? रियल और इन्वर्टेड बनती है। तीसरे पर चलते हैं, तीसरे पर चलते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है और यही आपकी इमेज बनती है नीचे, ठीक है? रूल को फॉलो करते जाना है, आपकी इमेज यही बनेगी, ठीक है? साइज क्या है? सेम साइज है, जितना ऑब्जेक्ट उतनी इमेज, सेम साइज की बनती है। एकदम उल्टी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल भी है, रियल रेस से मिलकर बन रही है, इसलिए रियल इमेज है, और इन्वर्टेड भी है, दिख रहा है आपको, टोपी ऊपर है, यहां टोपी नीचे है ना भाई? हेड ऊपर है और फिर हेड नीचे आ गया, तो इसलिए रियल भी है और इन्वर्टेड भी है, ठीक है? बनती कहां है? एकदम सी पर बनती है, तो एट सी। चौथे पर चलते हैं। सी और एफ के बीच में रखा हुआ आपने ऑब्जेक्ट को, सी और एफ के बीच में रखा हुआ आपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है? तो जो इमेज है वो छोटी बनती है, या दिख नहीं रही बेशक से, लेकिन हां ये छोटी है बेटा, ठीक है? ये छोटी है, ओके? तो सॉरी, छोटी नहीं, बड़ी बनती है भाई, ठीक है? बड़ी बनती है। यहां पर रिफ्लेक्शन प्रॉपर हुई नहीं है वाली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये थोड़ी बड़ी इमेज बनती है, ठीक है? ये बात ध्यान रखना, बना के देखोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है? बड़ी बनेगी यानी एनलार्ज्ड बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। देखो रियल इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है ना? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और कहां बनेगी? सी से बियॉन्ड बनेगी। अगर बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ है तो बियॉन्ड सी बनेगी, सी से पीछे बनेगी, ठीक है? सी से पीछे बनेगी। बात समझ में आ गई? एफ पे रखा हुआ अगर आपने, एफ पे रखा हुआ अगर आपने, ठीक है? तो पहली रे चली गई, पहली रे तो एफ से चली गई, ठीक है? दूसरी वाली जो है वो भी पैरेलल निकल जाती है सी से, टक्कर खाएगी वहां से, टक्कर खाएगी वहां से और आकर के पैरेलल निकल जाएगी, तो ये इन्फिनिटी पर बनती है, ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट एफ पर रखा हुआ है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट एफ पर बना हुआ है, एफ पर रखा हुआ है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, ठीक है? तो साइज क्या होगा उसका? साइज होगा हाईली एनलार्ज, क्योंकि देखो सर जो है वो नीचे जा रहा है, हेड जो है वो इसका नीचे जाता जा रहा है, तो इसका साइज जो है बहुत बड़ा बनता है, हाईली एनलार्ज साइज बनता है, हाईली एनलार्ज साइज, ठीक है? दो बातें समझ में आ गई? कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी, साइज होगा बहुत बड़ा, और रियल इन्वर्टेड है क्योंकि रियल रही जा रही है पीछे, तो रियल और इन्वर्टेड ऐसा बोलते हैं, ठीक है? छठे केस पर आते हैं। छठा केस सबसे हटके केस है, सबसे इंपॉर्टेंट केस है। यहां ऑब्जेक्ट रखा जाता है एफ और पी के बीच में, यहां ऑब्जेक्ट रखा जाता है एफ और पी के
बीच में, ठीक है। अब F और P के बीच में अगर रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको दिख रही है कि जो इमेज है वो पीछे का ही बन रही है, पीछे का ही बन रही है, ठीक है ना। पहली रे ऐसे निकल जाती है फोकस से, और दूसरी सी से निकाल रहा है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, सी से निकाल लेते हैं। तो पीछे जाकर के कहां बनती है, ये बड़ी बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, मिरर के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर बनेगी। साइज में बड़ी बनेगी, बोले एनलार्ज बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। क्यों? क्योंकि रियल रे तो चली गई और रियल रे फैल रही है, ये देखो ये फैल रही है, ये फैल रही है, तो ये तो मिलने वाली नहीं, ये तो मिलने वाली नहीं, पीछे मिलती हुई लगेगी, ऐसा लगेगा पीछे मीट कर रही है ना। तो आप बोलोगे कैसी रे है, वर्चुअल रे है। तो वर्चुअल रे वर्चुअल इमेज ही बनाएगी, तो वहां पर कैसी इमेज बना रही है, वर्चुअल इमेज बना रही है। और वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री मिलता है, जैसे रियल के साथ इन्वर्टेड, वर्चुअल का इरेक्ट मिलता है, तो वर्चुअल का इरेक्ट आपको मिल रहा है। बात समझ में आ गई? उसके बाद केस आते हैं कॉन्वेक्स के। तो कॉन्वेक्स में 2 ही केस है, कॉनकेव में 6 है ना, कॉनकेव में 6 है, कॉन्वेक्स में 2 ही केस है। वो 2 केस की स्टडी कर लेते हैं। पहला है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कहीं दूर ऐसे, कहीं दूर ऐसे, ठीक है ना। तो जो इमेज है वो यहां बनती है फोकस पे, फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। क्योंकि एक्चुअल रे तो चली गई ना भाई, एक्चुअल रे तो ये थी, ये थी, ये भी चली गई, और ये थी, ये भी चली गई, दोनों चली गई, दोनों चली गई, ठीक है ना। लेकिन एक्स्ट्रापोलेट करके यानी एक्सटेंड करके कहां बनती है, फोकस पे बनती है, फोकस पे बनती है, ठीक है। तो फोकस पे बनेगी, एक बात हो गई। वर्चुअल बनेगी क्योंकि रियल रे तो चली गई, तो वर्चुअल अगर इरेक्ट आपको साथ मिलता है, तो 3 बातें यहां हो गई। और चौथी, साइज में कैसी होगी, बहुत छोटी होगी, हाईली डिमिनिश होगी, ठीक है, हाईली डिमिनिश होगी। दूसरा वाला केस आया कि आप किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर रख रहे हो। यहां कैसा डिस्टेंस था, इन्फिनिटी डिस्टेंस। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि इन्फिनिटी पे वाकई आपने कहीं स्पेस में कहीं जाके प्लूटो के पीछे ऑब्जेक्ट रख दिया है, ऐसी बात नहीं हो रही है ना। इन्फिनिटी पे रखने का मतलब काफी दूर, इमेज आपका जो मिरर है वो बहुत छोटा है ना, लेकिन आप किसी बिल्डिंग को फोकस कर रहे हो, किसी दूर के ट्री को फोकस कर रहे हो, किसी बड़ी बिल्डिंग को फोकस कर रहे हो, है ना, सन को फोकस कर रहे हो, तो दैट इज इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक है। अब सन इन्फिनिटी पे तो नहीं है ना भाई, डिस्टेंस है लेकिन इन्फिनिटी तो नहीं है ना, लेकिन मिरर के मुकाबले इन्फिनिटी है वो, तो ये मतलब होता है इन्फिनिटी का, ठीक है। तो आपने किसी फाइनाइट डिस्टेंस यानी किसी कैलकुलेटिव डिस्टेंस पर आपने रखा हुआ है ना, तो आपकी जो इमेज है वो छोटी सी बनती है पी और एफ के बीच में, ठीक है, छोटी सी इमेज बनती है पी और एफ के बीच में। तो क्या बोलेंगे, कहां बनी, बिटवीन पोल एंड फोकस बनी, साइज में डिमिनिश बनी, वर्चुअल बनी और इरेक्ट बनी, है ना। वर्चुअल इरेक्ट है यहां पर भी, क्योंकि रे तो चली गई भाई, रे तो चली गई, रे दोनों चली गई है, तो वर्चुअल इरेक्ट बनती है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर का 2 केस खत्म हो गए और ये कॉनकेव मिरर के 6 केस पूरे हो गए, ठीक है। एक बार आप सभी को देख लो, बढ़ते हैं आगे। देखो रियल इमेज की बातें लिखी हुई है, वर्चुअल इमेज की बातें लिखी हुई है। रियल इमेज कह रहा है हमेशा इन्वर्टेड होती है और फ्रंट में बनती है कॉनकेव मिरर के, गलत नहीं कह रहा, देखो ये सब कनकेव मिरर है, कनकेव 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 कनकेव। रियल हमेशा इस तरफ है, 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 वर्चुअल उस तरफ है। तो एक तरह का एनालिसिस दिखा रहा है आपको, ये एक तरह का आपको एनालिसिस दिखा रहा है ये, ठीक है। अच्छा, वर्चुअल इमेज क्या होती है, वो हमेशा इरेक्ट रहेगी और बिहाइंड द मिरर रहेगी, मतलब है ना, कनकेव हो या कॉन्वेक्स हो हमेशा बिहाइंड रहेगी। तो देखो इरेक्ट है, कहां गया भाई, हाँ इरेक्ट है और मिरर के पीछे, इरेक्ट है मिरर के पीछे, ये भी इरेक्ट होती है, मिरर के पीछे होती है, लेकिन ठीक है ना। तो वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे और इरेक्ट होगी, ठीक बात है ना। देखो फोकल लेंथ, ये मैं आपको बता चुका हूं, फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की हाफ होती है, यानी रेडियस जो फोकस की डबल होती है, बात एक ही है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला ये लिखा भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और 1/f को आप 2/r भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो f जो होता है वो r/2 होता है, यहां पर r/2 पुट करोगे 2 पर चला जाएगा, 2/r हो जाएगा ये, है ना। तो कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर के ही रिस्पेक्ट में दे रखा हो तो सीधा लगा सकते हो फॉर्मूले को, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइड बाय 2 करने में कुछ नहीं जाता अपना, है ना, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद एक बारी आती है साइन कन्वेंशन की, बेटा उसके बिना न्यूमेरिकल नहीं हो सकते, तो एक साइन कन्वेंशन और समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। साइन कन्वेंशन और समझाता हूं। देखो साइन कन्वेंशन क्या चीज होती है कि आपके पास कैलकुलेट करने के लिए कुछ ही, आपके पास कैलकुलेट करने के लिए कुछ ही वेरिएबल्स हैं, जैसे कौन कौन से हैं, u है, v है, f है, r है। f और r की डायरेक्शन सेम ही है, जिस साइड पर f होगा उसी साइड पर r होगा, ठीक है ना। तो f और r का साइन सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोकल लेंथ का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन सेम आएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब पॉजिटिव नेगेटिव लेने कैसे हैं? पॉजिटिव नेगेटिव बेटा ऐसे लेने हैं जैसे आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लेते हो, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हो भाई? ऐसे लेते हो, ऐसे लेते हो। देखो
ये आपका होता है ओरिजिन 0,0। राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव बढ़ेगा, लेफ्ट साइड आओगे नेगेटिव बढ़ेगा, नीचे जाओगे नेगेटिव, ऊपर आओगे पॉजिटिव। आपने ये ध्यान रखना है बस। तो सर ये तो हमको ध्यान नहीं है, बस कुछ नहीं करना। फिर आपने इस सेंटर पर ये जो ओरिजिन कहते हो जिसको आप, है ना, इसको आपने पोल समझना है मिरर का। क्या समझना है इसको? पोल समझना है मिरर का। अब देखो जरा, जैसे मान लो ये पोल है, ये पोल है ना, तो ये अब ओरिजिन बन गया, ये अब ओरिजिन बन गया, ये बन गया 0,0, ये बन गया अब 0,0। तो जितनी चीजें इसके लेफ्ट साइड पर हैं वो सबकी सब नेगेटिव लेनी है, जितनी चीजें इसके राइट साइड पर है वो सबकी सब पॉजिटिव लेनी है, जितनी चीजें इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हैं वो सारी पॉजिटिव लेनी है, और जितनी चीजें इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हैं वो सारी नेगेटिव लेनी है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जैसे फोकल लेंथ। मुझे एक बार बताओ, इसका फोकस लेफ्ट साइड पर है ना? यस सर, इसका फोकस तो लेफ्ट साइड पर है। यहां देखो जरा, ये आपका ओरिजिन होगा 0,0 आपका ये है, पोल ये है ना। फोकस देखो लेफ्ट साइड पर है, फोकस देखो लेफ्ट साइड पर, 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 फोकस देखो राइट साइड पर, फोकस देखो राइट साइड पर। तो यहां पर फोकस क्या लिया है? राइट साइड पर लिया है, यानी यहां फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। और यहां पूरे केस में फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। यानी कॉनकेव मिरर के अंदर हमेशा फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना है और कॉन्वेक्स के अंदर हमेशा फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है। बस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकल लेंथ की डायरेक्शन, फोकल लेंथ का साइन और रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन पॉजिटिव कब होगा? तो सर पॉजिटिव होगा जब फोकस राइट साइड पर होगा। राइट साइड पे कब होता है सर? कन्वेक्स मिरर में होता है, ठीक है। और लेफ्ट कब होता है सर? लेफ्ट होता है सर कॉनकेव मिरर में, लेफ्ट होता है सर कॉनकेव मिरर में। इस तरफ फोकस होता है, इस तरफ फोकस होगा तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगी। सही बात है। ऑब्जेक्ट का क्या करें? अरे ऑब्जेक्ट में तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही नेगेटिव है। देखो ऑब्जेक्ट आपने हमेशा लेफ्ट साइड, 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 लेफ्ट, हमेशा ही लेफ्ट लिया आपने। ऑब्जेक्ट को तो हमेशा ही लेफ्ट लिया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। तो ऑलवेज नेगेटिव है, ये तो ऑलवेज नेगेटिव है। और वी सर, वी तो बेटा निकल के आएगा ना, वी की टेंशन हमें क्यों लेनी? वी की टेंशन हमें क्यों लेनी? वी तो निकल के आएगा, कभी पॉजिटिव भी आ सकता है कभी नेगेटिव, तो कोई फिक्स नहीं है। वी कुछ फिक्स नहीं है कितना निकल करके आएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक चीज होती है बेटा, मैग्निफिकेशन एम लिखते हैं इसको, एम लिखते हैं इसको, यहां माइनस का साइन आएगा एक, ठीक है, ओके। एम स्टैंड्स फॉर बाकी सब चीजें आपको समझ में आ गई। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होता है मिरर से, है ना। एफ पता चल गया, आर पता चल गया। एम क्या चीज होती है बेटा? ये जो एम है ना, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ऐसी एरियल मैग्निफिकेशन आपने पढ़ी होगी 12th में जाकर के, 10th में नहीं पढ़ते, 12th में पढ़ते हैं लेकिन उसको, ठीक है ना। फिजिक्स नहीं ली तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है और ये डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन की। सर इसका मतलब क्या हुआ ये तो बताओ। मतलब बता रहा हूं, सुन ध्यान से। हाइट ऊपर रखनी है इमेज की और ऑब्जेक्ट की रखने नीचे, और दोनों को करना डिवाइड। इससे क्या पता चलेगा? इससे यह पता चलेगा कि कितने गुना इमेज हो गई है ऑब्जेक्ट से, कितने गुना इमेज हो गई है। मतलब मान लो अगर m की वैल्यू 2 आ रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो डबल है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज की हाइट क्या है? दुगनी है। तो वो बातें कहां से पता चलेंगी? इधर से पता चलेंगी कि इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले दुगनी है या आधी है या 1/3 है या 1/10 है, वो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। बात समझ में आई ना। तो M स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन के मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, दुगनी है, तिगनी है, चौगुनी है, 10 गुनी है, 100 गुनी है, 1000 गुना है, कितना है ना। तो M वो बताता है अपने को, ठीक है। M की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी हाइट है सेंटीमीटर में, नीचे भी हाइट है सेंटीमीटर में, तो नो यूनिट्स, ये यूनिटलेस है, ठीक है, ये यूनिटलेस है, कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। M की कोई यूनिट नहीं होती। दूसरा फॉर्मूला ये है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, M इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। वी का मतलब इमेज डिस्टेंस हो गया, M का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये डिराइव करके आता है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा इसका आपको, और ये आपकी डेफिनेशन से आ गया। ये डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन की, भाई इमेज हाइट के ऊपर है, ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे है। ये डिराइव करके आता है ना, डेरिवेशन कराने का समय नहीं है, तो आप माइनस वी बाई यू याद करो सीधा, ठीक है। माइनस वी बाई यू मैग्निफिकेशन है मिरर की,
मैग्निफिकेशन है मिरर की -v/u। इसको यूज करेंगे आगे जाकर के, ठीक है। अब एक चीज आती है स्फेरिकल एबरेशन, ये 12th में तो है ही है ना, 10th में नहीं है, कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है, होता यह है कि ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, स्फेरिकल मिरर है ना, सही बात है सर, सही बात है सर, स्फेरिकल मिरर है सर ये तो, है ना। तो होता पता है क्या है, होता यह है कि जो लाइट रेज है ना, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक से निकलती है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक से निकलती है वो तो फोकस पे मीट करती है। अच्छा सर, अच्छा सर, ठीक है, ठीक है, मतलब जो पास में होंगी वो तो फोकस पे मीट करेंगी, मतलब वो जहां मीट करेंगे उसका नाम ही फोकस रखते हैं। वो जहां मीट करती है, वो जहां मीट करती है उसी का नाम क्या रखते हैं, फोकस रखते हैं। इसका नाम सर फोकस है, ठीक है, इसका नाम फोकस है सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर, इसका नाम फोकस है, ठीक है ना। लेकिन बेटा जो मार्जिनल रेज होती है ना, मार्जिनल रेज का मतलब क्या, जो दूर है, जो कोनों पे पड़ रही है, यहां पड़ रही है जो, या जो यहां पड़ रही है, ठीक है ना, जो यहां पड़ रही है, वो क्या करती है पता है, वो कहीं यहां मिलती है, वो कहीं यहां मिलती है। तो क्या सर ये कोई नया फोकस बना लेती है, हाँ भाई ऐसा ही है, ऐसा ही है। इनका फोकस कुछ और होता है, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। अगर कोनों पर डलेगी ना, कोनों पर अगर रेस ज्यादा होंगी, कोनों पर अगर रेस ज्यादा होंगी तो ये कहीं और ही मिलती हैं, ये कहीं और ही मिलेंगी। तो फोकस की पता क्या हालत होती है, फोकस यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। सर ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, हमने जो फोकस अब तक माना है ना, वो हमने पैरेक्सियल रेस के लिए माना है। पैरेक्सियल रेस का मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ चल रही हो, उसको बोलता है पैरेक्सियल रेज, जो पास से चलती हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। लेकिन ये वाली कौन सी है, मार्जिनल है, मार्जिनल, 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 ये मार्जिनल रेज है, इनके फोकस कुछ और ही होते हैं। तो सर ये तो बड़ी समस्या है, ये तो बड़ी समस्या है। अगर हमने सारी लाइट डाली तो डिस्टॉर्टेड दिखेगी, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। वो इमेज जो है वो फटी हुई दिखती है, डिस्टॉर्टेड दिखती है, ज्यादा इंटेंसिटी की नहीं दिखती, ब्लर्ड दिखती है। तो सर इसका क्या इलाज करें अब, तो इसका इलाज है पैराबोलिक मिरर्स। इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है पैराबोलिक मिरर। स्फेरिकल मिरर को हटा दो, पैराबोला का मिरर ले आओ। पैराबोला क्या होता है सर ये, अरे पैराबोला पढ़ा तुम लोगों ने यार, ऐसा होता है पैराबोला, है ना, थोड़ा सा तगड़ा ही दिखा दिया मैंने आपको, है ना, ऐसा मिरर होता है पैराबोलिक मिरर। तो पैराबोलिक मिरर लेकर के आ जाओ। पैराबोलिक मिरर जो है वो इस स्फेरिकल एब्रेशन को दूर, एब्रेशन का मतलब होता है गड़बड़, एब्रेशन का मतलब होता है कुछ गड़बड़ होना, ठीक है ना, कुछ तो कमी है, कुछ तो गड़बड़ है। तो किस वजह से गड़बड़ आई है, स्फेरिकल होने की वजह से गड़बड़ आई है। ज्योमेट्री ही कुछ ऐसी है कि फोकस अलग अलग होते हैं, एक फोकस में मिलते ही नहीं। तो क्या करें, तो भाई ज्योमेट्री बदल दो मिरर ही उठा के चेंज कर दिया, स्फेरिकल मिरर को हटाया और पैराबोलिक मिरर लेकर के आ गए, ठीक है। अब पैराबोलिक मिरर की प्रॉपर्टी है कि लाइट अगर आएगी तो उसी फोकस पर मिलेगी जिसको आप फोकस वाकई में कहते हो, जिसको आप फोकस वाकई में कहते हो, ठीक है। अब ये बातें 10th क्लास के बच्चों को बताई नहीं जाती है ना, लेकिन आपको तो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि 12th की फिजिक्स में ये है स्फेरिकल एब्रेशन। इस स्फेरिकल एब्रेशन के अलावा एक क्रोमैटिक एब्रेशन भी होती है, वो मैंने यहां पर लिखी नहीं है, मैं ऐसे ही मौखिक रूप से सुना रहा हूं, सुन लो, ओरली बता रहा हूं, ओरली सुन लो। क्रोमैटिक एब्रेशन होती है कि भैया रंग जो है ना वो डिस्टॉर्टेड दिखते हैं। वो क्यों होता है, वो भी इस वजह से ही होता है, उसके पीछे भी कारण है, उसको बोलता है क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमैटिक का मतलब कलर, और कलर फटे हुए दिखना, कलर में गड़बड़ दिखना। वो किस वजह से दिखता है, वो भी इसी स्फेरिकल एब्रेशन का ही एक कारण है, एब्रेशन ही एब्रेशन है, वो क्रोमैटिक एब्रेशन, ये स्फेरिकल एब्रेशन। तो उसे कैसे दूर किया जाता है, पैराबोलिक मिरर उसको भी दूर कर सकते हैं। तो पैराबोलिक मिरर ही इलाज है, ठीक है। तो यहां पर जो लिखा वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो। स्फेरिकल मिरर के यूजेस आप जानते हो यार, स्ट्रीट लैंप्स के अंदर यूज होता है, जो ऊपर लाइटें वगैरह होती हैं उनको सब तरफ फैलाना होता है लाइट को, है ना। बीम होती है, बीम को फैलाना, टॉर्च की बीम है, उसको आपने सब तरफ फैलाना तो आपको मिरर लगाना पड़ता है। हेडलाइट, 2 व्हीलर की हेडलाइट, 4 व्हीलर की हेडलाइट, ट्रक की हेडलाइट, सबके अंदर क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है, ताकि वो उसको फैला दे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर किस काम आता है, स्कूटर, बाइक, सब गाड़ियों में, सब व्हीकल्स के अंदर कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, ताकि पीछे का पूरा दिखे, पीछे का पूरा दिखे, वाइड एरिया ऑफ व्यू दिखे, पीछे का पूरी सड़क दिखे, है ना, पूरा हाईवे दिखे, आसपास की बिल्डिंगें भी दिखें, है ना। उसके लिए क्या होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है,
है ना, एक कन्वेक्स मिरर को लगाया जाता है, ठीक है। एक इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाता है वो, है ना, इरेक्ट डिमिनिश वर्चुअल इमेज बनाता है वो, जिसकी वजह से सारी बिल्डिंगें छोटी छोटी दिखेंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिख तो रही है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रही ना आपको पीछे, तो वो आपको गड़बड़ पता चल जाएगी, है ना। कुछ अलर्टनेस अगर आपको चाहिए होगी तो वो मिरर आपको देगा, मिरर आपको देगा, ठीक है। बात यह कि वाइडर व्यू देता है, ठीक है ना, एक वाइडर व्यू देगा आपके विजन को, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर जो वो कहां यूज होता है, रिफ्लेक्टर की तरीके से होता है, सर्च लाइट, हेड लाइट, ये वो आप पढ़ सकते हो उसको, इजी बातें सारी, कुछ भी मुश्किल बातें नहीं है। कॉनकेव मिरर यूज बाय डेंटिस्ट। अब ये डेंटिस्ट और ईएनटी वाले कैसे यूज करते हैं इसको, वो देखो यार जरा। होता क्या कि वो लोग इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कॉनकेव मिरर की, ये पोल है, ये फोकस है, वो यहां रखेंगे आपके दांत को, ये आपका दांत है, ये आपका दांत है, आपके दांत को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा सर, देखो आपके दांत के इतना पास मिरर को लेके आ जाएगा वो डेंटिस्ट कि आपका दांत बड़ा दिखने लगेगा। कैसे बड़ा दिखता है, ऐसे, पहली रे सीधी गई तो फोकस से निकल गई, दूसरी पोल पर डाली और फैल गई तो पीछे जाकर के ये दिख रहा आपका दांत, ये रहा आपका दांत। आप बताओ ये दांत आपको एक्चुअली में बड़ा, एक्चुअल से बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है ना। ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज कैसी है, बड़ी है, तो दांत बड़ा दिखता है, मैग्नीफाइड दांत दिखता है, ठीक है ना। ऐसे मेकअप मिरर जितने भी होते हैं, आप बुटीक में गए हो, पार्लर में गए हो, वहां पर आपने देखा होगा, है ना, जो ब्यूटी पार्लर वगैरह होते हैं वहां पर मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर है कि नहीं, कॉनकेव मिरर लगा होता है वहां पर। उस कॉनकेव मिरर में अगर आप शक्ल देखो अपने आप को, बड़े बड़े शक्ल दिखती है, मुहासे जो दाने और रखे होते हैं बड़े बड़े दिखते हैं उसके अंदर, है कि नहीं, दाढ़ी का एक बाल दिख रहा होता है उसके अंदर, है ना, बड़ा बड़ा दिखता है। वो क्यों दिखता है, शेविंग मिरर भी, मेकअप मिरर भी और डेंटिस्ट वाला मिरर, ईएनटी वाला मिरर, ये सब एक जैसे हैं। इन सब का यही काम है कि आपके मुंह को फोकस और पोल के बीच में ले आना, या दांत को फोकस और पोल के बीच में ले आना, है ना। तो वो अगर फोकस और पोल के बीच में आ गया तो आप मैग्नीफाइड दिखोगे, बड़े दिखोगे आप, ठीक है, तो इसलिए बड़ा दिखता है। ओके, बाकी ट्रिक मिरर होते हैं, मैजिक मिरर आजकल, वो आजकल नहीं मतलब काफी पहले से ही दिखने में आ रहा है। मेले वेले में जाओ तो मोटा आदमी, पतला आदमी सब दिखता रहता है, ये सब कॉनकेव और कॉन्वेक्स के चक्कर में है, क्योंकि कभी रियल दिख रहा है, कभी इन्वर्टेड, कभी उल्टा दिखेगा, कभी जोकर जैसा दिखेगा, है ना, कभी ये ऊपर वाला पार्ट बड़ा दिखेगा, पेट उसका बिल्कुल पतला सा दिखेगा, फिर ये नीचे वाला पार्ट फिर बड़ा सा दिखेगा, है ना, ऐसा करके होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मिरर के कॉम्बिनेशन बना रखे होते हैं, वो ट्रिक मिरर या मैजिक मिरर कह सकते हो आप उसको, ठीक है। कुछ और फैक्ट भी हैं जिनमें से वन सिंगल क्वेश्चन जो बन जाते हैं एनडीए के अंदर, ठीक है ना। तो पढ़ लेना भाई इसको, ठीक है, एक एक करके पढ़ के बता रहा हूं आपको क्या है। देखो जी, इमेज की कुछ बात यहां पर लिखी हुई है, साइज ऑफ द मिरर डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक बात है, मिरर के साइज से इमेज के नेचर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इमेज का नेचर वैसे ही रहेगा, रियल इन्वर्टेड रहना रियल इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट रहना वर्चुअल इरेक्ट ही रहेगा, साइज मिरर के साइज से फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। लेकिन अगर आप साइज बड़ा लेते हो ना मिरर का, तो इमेज जो है वो अच्छी बनती है, ब्राइट बनती है। ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों है, बड़ा मिरर लेने से अच्छी इमेज क्यों दिखती है? अगर मिरर बड़ा लेंगे तो एक ब्राइट इमेज क्यों बनेगी? कारण बेटा यह है कि अगर बड़ा मिरर लेगा ना तू, तो ज्यादा रे ऑफ लाइट्स को वो कैप्चर कर सकता है, और जितनी ज्यादा रे ऑफ लाइट को वो कैप्चर करेगा उसी की मिलकर के इमेज बनेगी। बात को समझना, मान लो 1000 रेज इकट्ठी होती हैं तब जाकर के आपको बढ़िया इमेज दिखती है, लेकिन 1000 इकट्ठी हो ही नहीं पाई, इतना बड़ा मिरर ही नहीं था कि 1000 रे ले पाता वो, उसने 300 रे ली बस। तो 300 रे वाली इमेज और 1000 रे वाली इमेज में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो उसकी ब्राइटनेस में अंतर आता है, लेंथ में अंतर नहीं आएगा, हाइट उतनी रहेगी, रियल ही रहेगा, इन्वर्टेड ही रहेगा, वो सब ऐसा का वैसा रहेगा, लेकिन ब्राइटनेस में दिक्कत आ जाएगी उसके। तो बड़ा मिरर इसलिए लिया जाता ताकि ज्यादा लाइट को क्या कर सके, वो कैप्चर कर सके, ज्यादा लाइट को क्या कर सके, कैप्चर। उसका अपर्चर बड़ा होगा, अपर्चर का मतलब वो सारा एरिया जहां पर आकर के लाइट गिरती है, वो सारा इलाका जहां पे आके लाइट गिरेगी, उसका अपर्चर कहलाता है। तो जितना बड़ा अपर्चर होगा उतनी अच्छी ब्राइट इमेज आपको मिलेगी, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, ठीक है, बट आवर आई लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द वर्चुअल, ये पढ़ सकते हो आप। फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इंफिनिटी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना भाई। फोकल लेंथ जो होगी वो इंफिनिटी होगी, किसके लिए? प्लेन मिरर के लिए, क्योंकि प्लेन मिरर बिल्कुल सीधा है, ऐसा है ना, तो उसका फोकस बहुत दूर होगा। भाई देखो, अगर ऐसा मिरर हुआ तो फोकस यहां होगा, भाई ये उसका गोला घूम गया ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस होगा। थोड़ा और बड़ा कर दो, बड़ा गोला हो जाएगा, बड़ा गोला हो जाएगा, बड़े गोले का अंदर फोकस यहां होगा।
और फ्लैट कर दो तो और बड़ा फोकस, और बड़ा गोला बनेगा, फोकस थोड़ा सा और दूर चला जाएगा। सीधा हो गया अगर तो इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है तो आपका फोकस भी कहां पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। दूर 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 जाता जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ती 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 कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, लिखा हुआ यहां पर। अगर एक स्फेरिकल मिरर को आप लिक्विड में रखते हो तो उसकी फोकल लेंथ पर कोई चेंज नहीं होता। ये लेंस नहीं है, ये मिरर है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एनडीए में, ठीक है। ये लेंस नहीं है, ये मिरर है। अगर मिरर को उठा के आपने पानी में रख दिया, तेल में रख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसे चलेगा जो जैसे चल रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। When we read a book, light is scattered, हाँ ठीक है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। देखो हम कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं अगर, है ना, तो बुक का पेज जो होता है वो उबड़ खाबड़ होता है, बुक का पेज पूरा स्मूथ नहीं होता, है ना, बुक का पेज पूरा स्मूथ नहीं होता, बुक का पेज तो उबड़ खाबड़ होता है। तो जो रिफ्लेक्शन होती है वो डिस्टॉर्टेड होती है, ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन नहीं है। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बढ़िया वाली, जो मिरर में होती है, जो मिरर में होती है, जैसे प्लेन मिरर में होगी, ऐसा मिरर है ना, इस पर अगर लाइट आगे गिरती है ना, तो बढ़िया वाली रिफ्लेक्शन, बढ़िया वाली रिफ्लेक्शन, बढ़िया वाली रिफ्लेक्शन, बढ़िया वाली, इसके ऊपर तो बढ़िया वाली रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं स्पेक्युलर, इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड, इसको बोलते हैं स्पेक्युलर, इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड, ठीक है। तो देख लेना भैया क्या लिखा हुआ, प्रिंटेड पेपर का रफ सरफेस होता है जिसकी वजह से अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं होती, रेगुलर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन नहीं होती। दैट इज व्हाई वी रीड अ बुक बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट, बट वी यू नॉट सी इवन अ फेंट इमेज ऑफ आर्स इन द प्रिंट पेजेस। बिल्कुल सही बात है, किताब के अंदर हम अपनी शक्ल नहीं देख पाते, बुक के अंदर हम अपनी शक्ल नहीं देख पाते, लेकिन पेज साफ साफ दिखते हैं अपने को, है ना। लेकिन अगर आप एक मान लो वुडन अलमारी है जिस पर सनमाइका लगा हुआ है बढ़िया वाला, या पेंट हो रखा है बढ़िया सा, किसी एक पॉलिश हो रखी है बढ़िया सी किसी एक अलमारी पर, है ना, या एक ड्रेसिंग टेबल पर, कहीं भी आप मतलब देखो, है ना, दरवाजे पर बढ़िया से पॉलिश हो रखी है, उसके आगे आप जाके खड़े हो जाओ, आपको आपका फेस दिखता है, हल्की सी आपको रिफ्लेक्शन आपकी दिखती है कि नहीं, है कि नहीं। तो रफनेस अगर ज्यादा होगी तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपको मिलेगी, इसकी वजह से हम रीड कर पाते हैं। हमारे फेस से लाइट जाती तो है लेकिन इधर उधर फैल जाती तो अपने को अपना मुंह नहीं दिखता, वर्ड्स दिखते हैं बल्कि, है ना। तो वो बोल रहा है बात, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन आ गए भाई, डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है क्वेश्चंस की, है ना। मैं इस समय से कुछ क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में भी दूंगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे एनडीए 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 एनडीए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर प्रैक्टिस को, ठीक है। क्या कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो कि 18 सेंटीमीटर पर रखा हुआ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर राइट टू द मिरर, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, इज द मिरर कनकेव और कॉन्वेक्स, गिव द नेचर ऑफ इमेज, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ओके, देखो भाई कैसे करना है आपने इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को 18 सेंटीमीटर पर रखा गया इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, यानी जो यू है वो -18 सेंटीमीटर लिया जाएगा। माइनस क्यों लिया? लेफ्ट साइड पर ही होता है हमेशा ऑब्जेक्ट, है ना। आप देखते जाना, सीखते जाना कैसे कैसे कर रहा हूं मैं। कह रहा है इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर राइट टू द मिरर, मिरर के राइट साइड पर इमेज बन रही है, यानी वी जो है वो आपको पॉजिटिव लेना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे जैसा बोल रहा है वैसा वैसा कर रहा हूं मैं। कह रहा है फोकल लेंथ कैलकुलेट करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करो, नेचर कैलकुलेट करो, ठीक है, ठीक है। जैसा बोलेगा वैसा कर देंगे भाई। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फॉर्मूला है, पुट करे जाए तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 और माइनस का -18, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/4 और ये 1/18, यही है ना भाई, 1/f, 1/f, यहां 4 है और यहां 18 है, ठीक बात, ठीक बात है ना। 18 और 4 का एलसीएम तो 36 ले लेते हैं भाई, 36 है ना, 9 चौक 36, 4 निम्न 36 हो गया, ठीक है। 18 दूनी 36 हो गया, ठीक है। ये आ गया 9 और 2 11, 9 2 11, 9 2 11 बटा 36, और यहां क्या है, 1/f है, ठीक है। तो f निकल के क्या आ गया, f निकल के आ गया 36 बटा 11, 36 बटा 11। काट लें इसको, काट लें इसको, तो 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है ना, 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, और 11 3 33, 3.2 फोकल लेंथ जो आ रही है वो 3.2 सेंटीमीटर कुछ आ रही है, ठीक बात है ना भाई, 3.2 सेंटीमीटर आ रही है, ओके। और क्या पूछा हुआ इसने,
कैलकुलेट कर ली फोकल लेंथ। इज द मिरर कनकेव और कॉन्वेक्स, ये वाला मिरर जो है वो कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है? मुझे एक बात बताओ, ये जो फोकल लेंथ निकल के आई है, ये जो फोकल लेंथ निकल के आई है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो सर ये बात तो सही है कि ये पॉजिटिव है ना, ये बात तो सही है कि ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स मिरर की, है ना। तो ये कैसा मिरर है? ये तो कॉन्वेक्स मिरर है, ये तो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकल जाएगी, इसी को आपने डबल कर लेना है, ठीक है ना, 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैच, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑप्शन में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो भाई, ठीक है। यहां कैलकुलेशन तो ठीक ही करिए, बाकी आप देखना एक बार। ओहो, यहां प्लस था भाई, यहां माइनस है, तो यहां माइनस आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 1/4 माइनस का 1/18 है ना, तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 9 - 2, ठीक है। और 9 में से 2 गए तो 7 आएगा, ठीक है ना, 7 आएगा, ठीक है ना। 9 में से 2 गए 7/36, ठीक है। तो 36/7 हो जाएगा ये, ठीक है, 36/7, 7 पंजे 35, ठीक है। 7 5 35 और 1 बचा तो 7 1 7, है ना भाई, 5.7 5.1, ठीक है, 5.1, ओके। और 5.1 सेंटीमीटर आ गया, आया अभी पॉजिटिव में, तो ये वाली बात अपनी सही है कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर है ये। फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है तो कॉन्वेक्स मिरर है ये। और रेडियस को आप निकालोगे तो आपको 2f करना पड़ेगा, 2f करोगे तो 5.1 का डबल 10.2, बी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है ना। हाँ, तो मैच कर गया ये, ठीक है। 10.2, 5 को डबल करोगे 10 आएगा, 1 को डबल करोगे 2 आएगा, 10.2 से मैच कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है तो भैया आप जानते हो फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है। देखो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या ली जाती है? पॉजिटिव ली जाती है। तो आपने फोकल लेंथ को तो पॉजिटिव लेना ही है, तो प्लस कितना? 16। फोकल लेंथ कितनी? अच्छा 20 है, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? -16 सेंटीमीटर पर, ठीक। लोकेट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द, आपको वी निकालना है, आपको वी निकालना है। लगाइए जरा मिरर फॉर्मूला भाई, ये लो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फॉर्मूला है आपका, ठीक है ना। 1/20 इज इक्वल टू 1/v और माइनस का 1/16 उठ के इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो 1/v आ जाएगा 1/20 प्लस 1/16। सही बात है कि नहीं? 20 और 16 का एलसीएम लेते हैं हम, ठीक है। तो ये लेते हैं पंजे 80 ले लेते हैं, तो 24 जा और 16 5 जा, तो 9/80, ये 1/v है। तो v आ जाएगा 80/9, 9 9 जा 81, ठीक है। तो 9 9 जा पे तो नहीं कट रहा, थोड़े कम पे कटेगा, 8.9 सेंटीमीटर इसका आंसर है। इसको कैलकुलेट करके देख लेना भैया, ठीक है ना। तो 8.9 इसका आंसर है। अब नेचर लिखने की बात आई है भाई, देखो भाई नेचर लिखे बिना नहीं छोड़ेंगे, नेचर लिखे बिना नहीं छोड़ेंगे। नेचर कहां से निकलता है पता है आपको? नेचर निकलता है एम से, और इसको सीखना भी आप, जो मैं सिखा रहा हूं इसको सीखना भी आप, ठीक है। नेचर निकलता है एम से, और एम होता है -v/u, ये देखा था हमने, फॉर्मूला था ना मैग्निफिकेशन का, -v/u। तो माइनस तो ठीक है, v को रखते हैं हम 80/9, माइनस तो है ही है 80/9, और u कितना है? u हमारा है -16, माइनस से माइनस कट गया, 16 पंजे 80, यहां से m निकल के आता है 5/9, यहां से m निकल के आता है 5/9। अब इससे नेचर कैसे लिखा जाएगा? तो यहां पे आप थोड़ी सी थ्योरी देखो, जरा थोड़ी सी थ्योरी देखो और उसको याद रखना, थोड़ी सी थ्योरी देखो और उसको याद रखना। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो एनलार्ज्ड, क्या यहां m की वैल्यू 1 से बड़ी है? क्या 5/9 1 से बड़ा होता है क्या? नहीं, 1 से छोटा होता है। तो 1 से छोटा हो तो क्या करें सर? अगर 1 से छोटा हो तो मतलब ये वाली सेंस बन रही है क्या? हाँ बिल्कुल बन रही है, 0 से लेके 1 के बीच में, तो बोलेंगे डिमिनिश्ड, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा हो गया? इसका नेचर हो गया डिमिनिश्ड। एक बात हो गई। दूसरी बात, m अगर 1 होता तो सेम साइज है ना, तो 1 नहीं है ना यहां पर, तो थ्योरी तो आपको दिखाऊंगा पूरी, मतलब है ना, m 1 से बड़ा तो एनलार्ज, m 1 और 0 के बीच में तो डिमिनिश, m इक्वल टू 1 तो सेम साइज, ठीक है। अगर m पॉजिटिव हो, अब सुनना, अगर m पॉजिटिव आए तो इसका मतलब होता है इरेक्ट और वर्चुअल,
इरेक्ट और वर्चुअल। यहां देखो m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव 5/9 है, पॉजिटिव 5/9 का मतलब इरेक्ट और वर्चुअल है, यानी ये भी नेचर सही है। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव आए, है ना, तो इसका मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल प्लस इन्वर्टेड। ठीक है, ये आप याद कर लो, बड़े काम की चीज है ये, बड़े काम की चीज है ये। m पॉजिटिव तो इरेक्ट और वर्चुअल, m नेगेटिव तो रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, इसको याद कर लो, बड़ा काम आएगा ये, बड़ा काम आएगा ये। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। हाँ देखो जी, एक इरेक्ट इमेज है, ठीक है ना, इरेक्ट यानी ऊपर की तरफ खड़ी हुई ऐसे इमेज है, इरेक्ट इमेज है, 3 गुना है ऑब्जेक्ट के साइज के। ठीक है, तो यानी m जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है +3। ये मतलब वो इस बात का, देखो प्लस से क्या पता चलता है, अभी भी बताया मैंने आपको, अभी बताया मैंने आपको, प्लस से क्या पता चलता है, इरेक्ट और वर्चुअल पता चलता है। तो यहां पर क्या दिया हुआ, इरेक्ट दिया हुआ है, तो इरेक्ट का मतलब प्लस आएगा। ठीक है, और 3 गुना बड़ी है तो भाई 3 भी आएगा, एनलार्ज्ड है तो 3 आएगा, तो m आ गया +3, m आ गया +3। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r दिया हुआ है आपको। ठीक है, r दिया हुआ है कितना, 36 सेंटीमीटर। अब भाई ये कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इस तरफ होता है, ये होता है r, और ये नेगेटिव है बेटा, ये नेगेटिव है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिया जाएगा, -36 सेंटीमीटर लिया जाएगा, और फोकल लेंथ इसकी आधी होती है तो हो जाएगी -18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा हुआ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, आपसे v पूछ लिया गया है, v पूछ लिया गया है आपसे। ठीक है, तो भाई v निकालने के लिए आपको u चाहिए होगा, सही बात है कि नहीं, v निकालने के लिए आपको u चाहिए होगा। जल्दी से चलते हैं m के पास, ठीक है, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला अपने को पता है, -v/u, है ना, पता है ना, -v/u। m की वैल्यू 3 है, ठीक है, और -v और u के टर्म्स में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, यहां से आ जाएगा -3u। बोलो जी, सही बात है कि नहीं, v क्या आ गया, -3u आ गया। ठीक है, v क्या आ गया, -3u आ गया, यहां से u उधर चला गया, ये -3u आ गया। अब जल्दी से देखो जरा, 1/f = 1/v + 1/u, ये लगाएंगे हम मिरर फॉर्मूला, v की जगह पर रखेंगे -3u, तो यहां रखूंगा -3u + 1/u, और यहां 1/f की वैल्यू अपने को गिवन है कितनी, -18। ठीक है, यहां से 1/u ले लेता हूं कॉमन, क्या रह जाएगा, -1/3 और +1 यहां रह जाएगा, और यहां है -1/18। ठीक है, 3 और 4 4/3 हो जाएगा, ये है कि नहीं, माइनस का 4/3, -4/3। ठीक है, और नीचे u है, और यहां क्या है, -1/18, माइनस से माइनस कट गया, 3 से ये 6 कट गया, u जाएगा ऊपर, 6 जाएगा यहां, 6 चौक 24 हो गया। ठीक है ना, थ्री 1 जा 3, 3 में से 1 गए 2 रहेगा, 4 नहीं रहेगा ये, है ना, -1/18 = 1/u, है ना, और 2/3 12 आ जाएगा, -12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो u आ गया -12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन एकदम सही है, -12। ठीक है, ओके, ये वाला होमवर्क में करना भाई, ये वाला होमवर्क में करना, ट्राई करना, इसको ट्राई करना, अगली बार करेंगे नहीं तो। ये भी कर सकते हो आप, बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन की 2 वैल्यूज दी हुई है, एक बार हाफ है, एक बार 1/3 है। ठीक है, तो कहां पर ऑब्जेक्ट रखना है, यू निकालना है आपने दोनों केसेस के अंदर। ठीक है, प्लस 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना, ये भी होमवर्क है भाई, ये भी होमवर्क है। ठीक है, तो होमवर्क नंबर भी लिख रहा हूं, होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 3। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल इज प्लेस 10 सेंटीमीटर, ये भी कर सकते हो भाई। होमवर्क नंबर 4, ये भी सिंपल है बिल्कुल। देखो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल दे रखी है, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी यू जो है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, प्लस लेना है माइनस लेना है वो आप सोचना, ये कर लोगे आप। चौथा होमवर्क है ये। अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम, हाँ ठीक है। देखो क्या है,
ये जो 50 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल से दे रखा है, हिंट दे रहा हूं इसका भी, हिंट दे रहा हूं इसका ही भाई, 50 सेंटीमीटर दीवार से, 50 सेंटीमीटर दीवार से मतलब दीवार पर आप चाहते हो, दीवार पर आप चाहते हो कि आपकी इमेज बने, ठीक बात है कि नहीं? तो इसलिए जो V लेना है आपने, ठीक है, वो लेना है 50 और F आपको दिया हुआ है 20। अब प्लस लेना है माइनस लेना है वो सोचना पड़ेगा आपको। रियल इमेज बन रही है, ध्यान देना, रियल इमेज बन रही है, ध्यान देना, ठीक है? ओके, ये क्वेश्चन का थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना? मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं। एक मिरर है जिसको आपने 15 डिग्री पर टर्न कर दिया है, तो 2 थीटा पर टर्न होता है, 2 क्यू पर टर्न होता है, तो 30 डिग्री पर जो है रिफ्लेक्टेड रे टर्न होगी। मिरर को रियर व्यू मिरर यूज करते कौन सा होता है? कन्वेक्स होता है, एनडीए के अंदर आया हुआ है। सारी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एनडीए में आया हुआ है, डिफेंस वाले पेपरों में आया हुआ है। कॉन्केव मिरर यूज इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स बिकॉज इट फोकसेस लाइट फ्रॉम द बल्ब इनटू नियर बाय व्हीकल्स एंड पैरेलल रेज फिट्स वेल इनटू द शेप ऑफ द हेडलाइट इज चीपर देन द, ये तो फालतू बात है, ये भी फालतू बात है, ठीक है? कॉन्केव मिरर को यूज इसलिए किया जाता है, ठीक है, क्योंकि दूसरे व्हीकल्स में से लाइट नहीं चाहिए भाई, हमें एक पैरेलल लाइट की बीम मारनी पड़ती है। ऐसे देखो, अगर ये आपका कॉन्केव मिरर है, ठीक है, तो आपको फोकस पर एक बल्ब चाहिए होता है, फोकस पे एक बल्ब चाहिए होता है जिसमें से रे निकल के ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए। समझ रहे हो बात को? ऑब्जेक्ट आपको फोकस पे रखना पड़ता है ताकि जो रेज है वो सारी पैरेलल निकल करके जाए, ठीक है? तो इसका आंसर है सेंड्स पैरेलल रेज। ऑब्जेक्टिव प्लेसमेंट ऑफ कॉन्केव मिरर व्हिच वन ऑफ द, ये आप करोगे खुद, चलो मैं कर लेता हूं। एक ऑब्जेक्ट है जिसको कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया, यानी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है? तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? कह रहा है वो कभी, इट विल नेवर फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज, द इमेज मूव्स टुवर्ड्स द फोकस व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द मिरर, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर द इमेज कैन बी इन्वर्टेड एंड रियल, द साइज ऑफ द इमेज बिकम्स लार्जर। एकदम गलत, एकदम गलत, एकदम गलत, यह बिल्कुल सही है, ठीक है, कि वो कभी इन्वर्टेड इमेज नहीं बना सकता, यह बात एकदम सच है। देखो जरा, देखो जरा, मिरर है आपका कॉन्वेक्स, मिरर है आपका कॉन्वेक्स, आपने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो पहली रे ऐसे जाएगी, दूसरी ऐसे जाएगी, यहां कहीं आपकी इमेज बन रही है, तो हमेशा यही बनेगी आपकी इमेज। मतलब पोल और फोकस के बीच में, ये पोल रहेगा या फोकस रहेगा, इसके बीच में ही आपकी इमेज जो है वो सिचुएटेड होगी हमेशा, और इरेक्ट ही होगी, डिमिनिश ही होगी, वर्चुअल ही होगी, और बिटवीन पी एंड एफ ही होगी। ये नेचर मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो इन्वर्टेड इमेज कभी नहीं बनाएगा, यही बात सबसे करेक्ट है यहां पर। इजी क्वेश्चन है, R इज इक्वल टू 2F, कई बार देख चुके ये चीजें, ठीक है ना? तो आई होप बेटा जी आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग रिफ्लेक्शन को पूरी तरीके से रिवाइज कर पाए, खत्म कर पाए, है ना? लगभग 1.5 घंटा होने वाला है ना? तो आई थिंक काफी है। होमवर्क मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं और वो सब के सब सिमिलर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो आप लोग उनका आंसर नीचे कमेंट में करना, ठीक है ना? पढ़ाई करते रहो, है ना? क्योंकि आप लोग सैनिक हो, सैनिक बनने वाले हो, तो आपके लिए थकान तो जीवन में है ही नहीं भाई, ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली बार, तब तक के लिए टेक के, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।